गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे बताएं। आप सभी ने सुबह वाली क्लास लगाई है कि आपको उसमें कुछ नया सीखने को मिला है? हमने टाइम इन वर्क सुबह वाली क्लास में पढ़ा है एंड उसमें कुछ ऐसी चीजें हमने डिस्कस करी जो कि आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी भी देते हैं या इनफैक्ट आप सीएचएसएल भी देते हैं, तो सीएचएसएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी एक ओवरऑल एक ऐसा टॉपिक हमने आज डिस्कस करा था जो कि आपको सभी जगह जिसके सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आप उसमें परफेक्शन चाहते हैं तो एक बार अपने आप वो सवाल जरूर करने होंगे, तभी जो आपकी पकड़ है वहां पे बन पाएगी। मेरी तबीयत पहले से बेहतर है और मैं उम्मीद करूँ तबीयत अब बिल्कुल ठीक ही रहेगी। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हो सकता है आप क्लास बाद में देख रहे हो, कल की क्लास जो है बीच में ही बंद हो गई थी किसी टेक इशू के चक्कर में। करीब अराउंड 1 आवर वो क्लास चली है। कुछ बच्चे जो है 54 मिनट्स बता रहे हैं और कुछ बच्चे जो है 65 मिनट्स बता रहे हैं। इसमें से जो भी नंबर वो आपके सामने हो उतनी ही देर आपकी क्लास चली होगी। आई सपोज 54 बता रहे हैं अधिकतर बच्चे, तो उस क्लास को अगर आप देखते हैं और आपको 54 के बाद वो चलती हुई नहीं दिखती है तो जस्ट टेक इट इजी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड उस वहीं से उस पोर्शन को मैं आपका जो है कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और मैंने काफी देर ट्राई करा था, लेकिन ना चलने की वजह से मैंने उस क्लास को फिर एंड करा दिया था, बिकॉज आप लोग भी इंतजार करते रहते और उसमें आपका भी टाइम खराब होता। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि आइसो बार क्या होते हैं, वहीं से हम टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आइसो बार के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे, जिसमें कि मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जो इसका एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इनमें से कुछ भी बराबर नहीं होता है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो आपका सम होगा वो इक्वल होता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, बहुत सारे सवाल मैंने आपको इसके बना के दिखाए थे। अब हम इससे कहानी को आगे लेके चलते हैं और कुछ और डिस्कशन आपके साथ करते हैं। हमने आइसोटोप समझ लिया है, आइसो बार समझ लिया, मैक्सिमम सवाल जो बनते हैं वो यही से बनते हैं। लेकिन दो और ऐसी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, जिसमें तीसरी बात आती है। यानी पहला अगर आइसोटोप को दूसरे को आइसोबार कहता हूं, तीसरे नंबर पे आता है आइसोटोन। आइसोटोन वो होता है जिसमें होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी एक ऐसा जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बराबर है। न्यूट्रॉन्स कैसे बराबर हो सकते हैं अभी आपको समझाते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे निकाल के दिखाओ, तो क्या आपको अब तक ये बात समझ आ गई है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपके होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर आप सुबह से यानी पहले सेशन से बेसिकली ये कोर्स लगा रहे हैं तो आपको पता होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अब एटॉमिक मास क्योंकि होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और ये होता है प्रोटॉन, इसकी वजह से मैं कहूंगा नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन्स आ जाता है। कुछ एग्जांपल देता हूं आपको आइसोटोन के। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर ये आपका सेम होता है। ये मैं यहाँ पे जितने दोबारा लिख दिया मैंने, या और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैं सिलिकॉन लेता हूँ 1430 इसका चलता है, सल्फर लेता हूँ 1632 चलता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 16 आ रहा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे 16 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में आइसोटोन होगा। सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर जब मैं करता हूं तो क्या मास के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं और नंबर में सिर्फ प्रोटॉन होता है। दोनों को घटाऊंगा सिर्फ आपका न्यूट्रॉन बचेगा और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है आइसोटोन्स के अंदर। आगे चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक, इसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं। नाम से आप समझ गए होंगे, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी आपको स्लाइड दिखाता हूं, आर इक्वल, आप आराम से नोट करें। स्पीड लग रहा है कुछ ज्यादा हो गई है, अभी अभी कॉफी भी है एक्चुअली, मैंने लग रहा है कुछ उस वजह से ऐसा हो सकता है। फटाफट से आप नोट करें। बिल्कुल सही बना दूं। नहीं, कोल्ड कॉफी नहीं पी रहा हूं मैं आजकल, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है। ये भी आप नोट कराएं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप एटॉमिक नंबर और मास राइट साइड क्यों लिख रहे हैं, समझा नहीं? राइट साइड का मतलब एक बार आप मुझे बताएं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। अच्छा, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? कहीं पर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। जनरली इसे मतलब कई तरीकों से लिखा जाता है, जिसमें एक तरीका ये भी है लिखने का। आगे चलते हैं। एक डाउट है, अभी आपका डाउट ले लूंगा। अब पुलकित आपका डाउट आप मुझे प्लीज क्वेश्चन टैब में भेजें, ठीक है। ये 30 है सिलिकॉन, 30 14, सल्फर 32 16, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रिक या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। एक छोटा सा कैच है, वो कैच क्या है मैं आपको बताता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है राहुल, अभी आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूँ 8 और अगर मैं किसी एलिमेंट मानता हूँ, तो मुद्दे की बात यह है कि डेफिनेट बेसिस पे अगर मैं 8 बनाऊंगा तो इसे ओ ही होना पड़ेगा, बिकॉज ये तो इसका आधार कार्ड है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। भाई यहाँ पर तो मैं सल्फर वल्फर कुछ भी और नहीं लिख सकता। अब अगर ये एटम है तो डेफिनेट सी बात है, अगर इसके प्रोटॉन की संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगी। यानी आइसो इलेक्ट्रिक होने के लिए डेफिनेट सी बात है उसके ऊपर चार्ज होना जरूरी होगा। चार्ज बनेगा तभी फायदा ये होगा कि प्रोटॉन की संख्या भले ही बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। अब इसी को दूसरे रूप में समझो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कर दो भले ही प्रोटॉन की संख्या बराबर ना हो। ये वाला जो किस्सा है ये आपका कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल आपको देता हूं, जैसा मैंने आपको कहा ऑक्सीजन 8 और उसके बाद मैंने कहा फ्लोरीन 9, क्या ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आंसर इज नो, बिकॉज इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भले ही सेम हो, अपने को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस लगा दिया, तो क्या अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू नहीं आ गया? सोचो, अब ये हो गए बराबर। एक और मैंने माइनस बना दिया और एक मैंने यहाँ माइनस बना दिया, अब भी ये हो गए बराबर। यानी इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। अब मान लेते हैं मुझे यस यू कैन यू शुड, अब मान लेते हैं मुझे इसे इक्वेट करना है सोडियम से। सोडियम का मैंने आपको बता दिया 11। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, भाई इसके पास 11 थे, एक चला जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है वैशाली, आप चिंता ना करें, अभी आपको लिखवा, तो इसके पास भी 10 हो जाएगा, इसके पास भी 10 हो जाएगा। एटम की कंडीशन में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, बिकॉज एटम के केस में तो प्रोटॉन हमेशा अलग अलग ही होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के। इसका मतलब हमने ये सीखा है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम या इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आयंस। ये तो आप समझ गए हैं, आयनिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। और एग्जांपल्स के रूप में जैसे आपको एक और बताता हूं, मान लेते हैं मैंने के लिया, के का अपना 19 लिखा, और मैंने Cl लिया, Cl का मैंने 17 लिखा। अगर इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 17 होंगे, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर मैं इसे दे दूं तो क्या दोनों के पास 18 होगा? सोचो जरा। एटम यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैं एटम को लेता हूँ तो टू हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई नीड टू हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, बिकॉज वो एटम है। एंड इफ आई हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आई विल बी हैविंग द सेम एलिमेंट। कुछ ज्यादा ही टेक्निकल भाषा हो गई। एक एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इनकी संख्या बराबर होती है। अब अगर मेरे को इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने हैं तो प्रोटॉन की संख्या भी बराबर रहेगी। प्रोटॉन की संख्या बराबर होने का मतलब तो वही हो गया कि वो एक ही एलिमेंट की बात हो रही है। अपने को चाहिए होता है डिफरेंट एलिमेंट्स, भाई, और एक तरफ पोटेशियम होगा, एक तरफ क्लोरीन होगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। देखो हाइपोथेटिकली आप कुछ भी केस बना दो, आप एक ऐसा उठा लो जो एक एटम हो, एक आयन हो, बिल्कुल हो जाएगा। एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सब सवाल नहीं बनाएगा कि आयन होगा क्या होगा, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिकॉज ये नहीं सीखोगे तो काम नहीं बनेगा। आयन के ऊपर चार्ज होता है, एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, दोनों का 18 बन गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा अभी आपको बता देता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पेश करी जा रही है। आइसोटोन्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बताएं। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसो। एक और ऑप्शन बनाता हूं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हटा के बना रहा हूं आइसो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हैव क्या? ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब एक बढ़िया बात बताता हूं, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट चलेगा और एक नंबर बांट के जाएगा, बोले तो 2 नंबर बांट के जाएगा। 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, फ्री के नंबर बांटने आए हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको कंफ्यूज कर देगा। ये नाम है इसका एवोगैड्रो नंबर। मतलब इतनी सिंपल चीज है कि बच्चा कंफ्यूज हो चुका है। सच बता रहा हूं, यही रीजन है कि इट इज टू सिंपल। इतना ही सिंपल हो गया सर, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्या कहानी है। देखो मुद्दे की बात बताता हूँ। मार्केट में अगर आप शॉपिंग करने जाओगे और आपको मैंने कहा केले खरीद के लाओ, तो केले बाजार में 40 रुपए दर्जन भी है, 50 रुपए दर्जन भी है, 60 रुपए दर्जन भी है, 30 रुपए दर्जन भी है। अगर आप दर्जन बोलते हैं तो उसका मतलब 30 रुपए के 12, 40 रुपए के 12,
50 रुपए के 12 और 60 रुपए के 12। यानी जब आप उन्हें काउंट करेंगे तो वो केलों की गिनती जो है, संख्या जो है वो आपकी बराबर होगी सभी की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। बट अगर आप उनका वेट कहेंगे, वेट इनका डिफरेंट होगा, बिकॉज जो 40 वाला केला है वो बड़ा होगा 30 वाले केले से, 50 वाला केला बड़ा होगा 40 वाले केले से। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। इसी तरीके मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मुझे 1 दर्जन मान लेते हैं मार्केट में, मार्केट से पेंसिल्स खरीद के लानी है, तो ये पेंसिल्स जो है अलग साइज की होंगी, अलग कीमत की होंगी, गिनती में बराबर होगी। और एक ही दर्जन यानी 1 डजन मुझे इरेजर्स खरीद के लाने हैं, ये भी गिनती में आपके बराबर होंगे, भले ही साइज में, वेट में अलग अलग होंगे। जैसे कि नटराज का इरेजर आता है, वो नटराज जिसके ऊपर ऐसे लिखा होता है वो 1 रुपए का एक होता है। एक जो नॉन डस्ट का इरेजर आता है ये 3 रुपए का एक होता है। आज के जमाने का तो नहीं पता, पहले तो ऐसे ही होता था कुछ। ये कुछ आजकल बहुत सारे और भी आ गए हैं। यानी गिनती में भले ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन जो इसका दाम है, जो इसका साइज है वो बदल चुका है। यानी ये होगा छोटा, ये होगा आपका बड़ा। मैं उम्मीद करूं ये बात आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके डजन को काट के मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एवोगैड्रो नंबर। जैसे कि कोई भी चीज अगर दुनिया में डजन है तो उसमें 12 चीजें आएंगी। एवोगैड्रो नंबर की चीज के अंदर टोटल जो आएगा वो आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये गिनती आएगी। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहता हूं एवोगैड्रो नंबर का मतलब बताओ, तो यहां पर मुझे पता है कि ये होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये गिनती होगी। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है आगे लिख के, एटम एटम कुछ भी बन सकता है। यानी अगर मैं आपको कहता हूँ एक पैकेट है मेरे पास, उस पैकेट के अंदर 1 डजन सामान रखा है, तो 1 डजन का मतलब आपको पता है अंदर जो होंगे 12 ही होंगे। अरे भैया, सब बता देंगे, काहे परेशान होते हो। जिसकी यूनिट एक्चुअल में पूछ रहे हो वो यूनिट पूछ रहे हो एवोगैड्रो कांस्टेंट की। कांस्टेंट से मुझे कंफ्यूज करो, नंबर में तो कुछ है ही नहीं। वो कांस्टेंट याद करो, कांस्टेंट वाला सवाल बनता है बढ़िया, वो भी बताऊंगा, चिंता क्यों करते हो, सब बताऊंगा। ये जो 1 डजन होता है आपका, 1 डजन का मतलब अंदर आपको 12 ही देखने को मिलेगा। इसी तरीके यहाँ पर एक एवोगैड्रो नंबर को अगर मैं लिखता हूं तो इसके अंदर मुझे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही देखने को मिलेंगे। अब वो एक अलग बात है कि अंदर ऑक्सीजन के होंगे तो छोटे छोटे होंगे, और रेडॉन के होंगे तो थोड़े बड़े बड़े साइज के होंगे, हाइड्रोजन के होंगे तो बहुत ही छोटे होंगे। यानी जब मैं इन्हें तराजू पे रखूंगा तो 1 मोल यानी 6.022 जो होगा, ये हाइड्रोजन का हल्का होगा वजन में, ऑक्सीजन का भारी होगा, रेडॉन का और ज्यादा भारी होगा, लेकिन गिनती में बराबर होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। वेट अलग अलग होगा, मास अलग अलग होगा, गिनती में बराबर होगा। और ये जो सिक्स, अब ये बोलते बोलते तो जुबान जो है टूट जाएगी, मेरी जुबान से निकल गया यार वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो इसे बोलने के लिए कहा गया भैया कुछ सीधा सीधा साधा सिंपल सा है, तो हमने कहा इसे बोल दो 1 मोल। अब इसे मोल ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसे मोल MOL भी लिखते हैं, दोनों जो तरीके होते हैं लिखने के बिल्कुल सही है। यानी 1 मोल सब्सटेंस जो होगा उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने एलिमेंट्स, उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स आते होंगे। क्या मैं उम्मीद करूं आप ये बात समझ गए हैं? पक्की बात। कुछ सवाल बनाता हूं। और जो भी 1 मोल होता है इसका वजन तय कर दिया गया, वो वजन तय कर दिया गया कि भैया जो तुम्हारा एटॉमिक मास है वही तुम्हारा जो होगा 1 मोल का वेट होगा। ये बात आप समझ पाए? यानी 1 मोल को एटॉमिक मास के वजन के बराबर कह दिया। अब यहाँ पर AMU ये सब चीजें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज पेपर जितना पूछता है उसी की बात हम यहाँ पे करते हैं। दोनों में स्लाइट डिफरेंस होता है, 99% बराबर है, 1% फर्क है, लेकिन पहले 99 पे फोकस करते हैं। कुछ सवाल अभी आपको करके दिखाऊंगा, तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। मान लेते हैं मेरे पास सामान है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो है 23। तो अगर मैंने तराजू के ऊपर, मान लेते हैं मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास एक तराजू है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर सोडियम को रखा हुआ है। तो सोडियम अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं और मैंने तराजू पे इसे इस तरीके नाप लिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर यहाँ पर मेरी जो रीडिंग नीचे की तरफ आ रही है वो रीडिंग निकल के 23 आ रही है, मान लेते हैं 23 लिख के आ रहा है, तो इसके ऊपर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम के एटम्स रखे होंगे, अगर नीचे 23 लिख के आ रहा है तो। और मैं कहूंगा कि इसके ऊपर जितना सामान रखा है ये देख के कहोगे 1 मोल सोडियम है मेरे पास, 23 ग्राम्स। ग्राम लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे। अब मैंने इसे हटाया और मैंने कहा यहाँ पर अब एक काम करो, कुछ और सामान रख दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ऑक्सीजन रख के दिखाओ मुझे, तो ऑक्सीजन रखने पे यहाँ पर क्या होगा, जब मैं 1 मोल ऑक्सीजन रखूंगा तो गिनती इतनी होगी, लेकिन रीडिंग अलग आएगी, रीडिंग में 16 लिख के आ जाएगा नीचे, बिकॉज उसकी जो बॉल्स का साइज है वो छोटा है एज कम्पेयर टू सोडियम। इसी तरीके में हाइड्रोजन रखूंगा, अलग रीडिंग आएगी। मुद्दे की बात यह है, ये 3 बातें सेम है। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आ सकता है is equal to 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms। यानी ये तो हो गया उसका वजन, और ये हो गई उसकी गिनती, और ये हो गया उसका लिखने का तरीका।
ये सब आपस में बराबर होंगे हर समय। कुछ सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आपको कहा कार्बन मेरे पास है। कितना कार्बन है मेरे पास? 1200 ग्राम कार्बन है। मुझे बताएं उसमें कितने मोल हैं। मुझे पता है जो 1 मोल होता है उसके अंदर 12 ग्राम कार्बन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। कल याद करो, C612, तो ये 12 इसका एटॉमिक मास था। अब अगर मुझे कोई कहता है 12 में 1 है, तो मैं कहूंगा कि 1200 में कितना है? 100 मोल है। ये तो मोल में सवाल हो गया। ठीक है जी। एक और सवाल बनेगा कि कितने उसके अंदर एटम्स हैं। 1 मोल के अंदर थे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स, और ये था वजन 12 ग्राम के बराबर। तो 12 ग्राम जो है वो इसके बराबर है। तो 1200 ग्राम जो होगा वो होगा किसके? 6.022 इंटू 10⁻25 कार्बन एटम्स के बराबर। 21 नहीं होगा, 25 होगा। अब एक और कौन कौन कंफ्यूज है कि सर एक माइनस मिसिंग है, माइनस लगा दो तो मजा आ जाएगा जीवन में। लेट्स बी प्रैक्टिकल। कैन द काउंटिंग बी इन फ्रैक्शन? एक बार सोच के देखो, जो गिनती है क्या वो सच में ऐसी हो सकती है? 1/0.0 दुनिया भर के 60, ये कोई गिनती थोड़ी हुई। तो माइनस इसमें नहीं आता है। गिनती ये होगी प्रॉपर 6022 और बहुत सारे शून्य शून्य, आप ये एक प्रॉपर गिनती होगी। अभी आपको कुछ चीजें मैं आपको और यहाँ पर बताऊंगा, तब आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आपको समझाते हैं, चिंता बिल्कुल भी ना करें। नितिन, इसे मैंने 100 से गुणा करा है, ये 23 है, और इसे 100 से गुणा करा है, और 10⁻2 इसमें ऐड हो जाएगी। 6.022 इंटू 10⁻25 कार्बन एटम्स हो जाएगा। गिनती तो हम पे, हम फ्रैक्शन में गिनते बिल्कुल हमारा मन, लेकिन एसएससी का मन जरा थोड़ा अलग है। अब क्या कर सकते हैं। मुझे बताएं ये कितने एटम्स हुए? 1/5 एटम्स है, मुझे बताओ फ्रैक्शन में गिनती। 0.2 एटम, क्या प्रैक्टिकली इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? हाँ सर बिल्कुल, बीच में से काट दो उसे। अब मैं कहता हूँ ये बताओ कितने एटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये तो कोई सेंस नहीं बना ना, इसलिए चलें आगे। एक और सवाल आपके सामने पेश करता हूँ। 6900 ग्राम ऑफ सोडियम contains x moles. Find x। 300 3000 30 सीधा है। तो आप देखेंगे 23 इंटू क्या करूं कि 6900 आ जाए। आपने कहा 300 कर दो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि जो सोडियम होता है वो Na11 23 होता है। क्या छोटी छोटी बातें आप समझ पा रहे हैं? एक बार कंफर्मेशन देंगे। यानी कोई सी भी चीज होगी उसके अंदर आपको इतनी गिनती देखने को मिल जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी बात पूरी तरीके पकड़ में आ गई है। ये एटम्स के लिए भी पॉसिबल है, ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ H2O, तो मुझे पता है H का वजन 1 है, H का वजन 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो उसके अंदर मुझे देखने को मिलेगा 18 ग्राम। ये इसका लॉजिक है। देखो जनरली जो पूछे जाते हैं इसमें सवाल जो भी बनेगा आपका वो ऐसा ही बनेगा जो उसके पहाड़े में आता होगा। बस आपको वहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, और कुछ बेसिक लेवल के जो शुरू के 5-7 है उनसे सवाल ही बनते हैं। ऐसा रैंडमली ऐसा नहीं करेगा कि आपको कह देगा स्कैंडिनेवियम का बताओ, या फिर आपको कहेगा कि आर्सेनिक का बताओ। ये होगा तो फिर तो ऊपर वाले को ही याद करना और अपने पापों को याद करना कि अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ आ जाता है कि भाई रेडॉन का बताओ, तो उस केस में तो फिर आपने पुराने कोई पाप करे होंगे जिसका हिसाब आपका करा जा रहा है। जनरली एसएससी ऐसा नहीं पूछता है। यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं, अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके साथ कर लेते हैं। मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूं कि एक छोटा सा फैक्ट याद रखना। एक चीज होती है यूरिया, होता है वो NH2CO NH2। पहली बात तो याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया भी होगा। इसमें 46.66% नाइट्रोजन होता है, इसे याद रखना। ये काम आएगा बहुत, इसे संभाल के रखना। वो गाना सुना होगा ना, गाना चलो नहीं सुनाएंगे, वैसे ये वाला हफ्ता जो है थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। सेकेंड लाइन सुना देते, एनु सांभ के रखना बस। अब इसी तरीके आप इस डेटा को भी अपने पास सांभ के रखें, बिकॉज ये जो डेटा है काफी काम आने वाला है, और ये पेपर कई बार पूछ चुका है डायरेक्ट आपसे वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटा सा आपको मैंने एक चीज बताई है, बस आप इसे अपने ध्यान में रखें। चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल फर्टिलाइजर पे लिखा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अब ध्यान से बात को समझे, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नए सफर पे चलने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स की, ठीक है। हम बहुत सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम एक एक करके उस एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो पेपर पूछता है वो ये पूछता है कि उसके और कौन से हैं, उसके कंपाउंड कौन से हैं, और उसके जो एप्लीकेशन है यानी यूजेस है ये क्या है। पेपर यहाँ से सवाल आपका बनाएगा दोस्त, पहले ही बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना और उसके बाद ही बाकी किसी बारे में मुझसे बात करना। आपको सबसे पहले स्क्रीन पर एक पीरियोडिक टेबल में दिखाने वाला हूँ, उसे हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद अपनी कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है जी। हमने बात करी थी, आपको शायद याद होगा, 2n² की, यानी अगर n आपका 1 होगा तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी, अगर n आपका 2 होगा तो यहाँ पर 8 वैल्यू आएगी, n आपका 3 होगा तो यहाँ पर 3 3 9 दूनी 18 वैल्यू आएगी, n अगर 4 होगा तो 4 चौके 16 इंटू 2 32 वैल्यू आएंगी, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको याद करना है, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि आपको इसे एक बार पढ़ के चले जाना है, पेपर में पहचानना है, लिखकर नहीं आना है, काम बन जाएगा, विश्वास मानो मेरा। हजारों बच्चों का बना है, आपका भी बन जाएगा। बस ये है कि सबसे पहले ये पढ़ लेना, उसके बाद जो चाहो वो पढ़ लेना। देखो होता क्या है, 2-3 तो सवाल ही आते हैं, है ना। तो अब 2-3 सवाल के लिए हम इतना पढ़ने की जगह सबसे पहले हम इतना पढ़ते हैं जिसमें से मैक्सिमम चांसेस होते हैं। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़े, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, आपका जो पढ़ने का मन करे वो पढ़े। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है एसएससी से ऊपर, तो मैं आपको क्यों रोकूंगा, आप भी सीखो, लेकिन सबसे पहले वो देखो जिससे एसएससी पेपर आपको पूछता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 ही लोग अपने सामने हैं, तो हम 2 लोगों को बैठा देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। यहां से लेकर हमने यहां तक 2 लोगों को बैठा दिया, एक को इधर बैठाया, एक को इधर बैठाया, ये हो गए आपके पहले में 2 लोग। दूसरे में जब हम बैठाने जाते हैं तो हमने क्या कर रखा है, 2 को इधर बैठा रखा है, 6 को इधर बैठा रखा है, यानी कुछ इस तरीके से बैठ गए। 2 लोग यहाँ पर बैठ गए और 6 लोग जो है अपने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बैठ गए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैंने सेम काम करा है कि 2 लोगों को यहाँ पर बैठाया है और बाकी 6 लोगों को यहाँ पर बैठाया। गुड आफ्टरनून, पूरे 5-7 मिनट लूंगा बस आपके में, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर डेटा पे खेलना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। जो चौथा और पांचवा है उसमें हमने पूरे में 18 के 18 लोग बिठा रखे, यानी यहां से लेकर पूरे 18 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार देख लेना, 18 लोग अपने यहाँ पे पूरे होने चाहिए। देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 और बना देता हूँ, 17 और 18, ठीक है। इसी टाइप से अगले में भी मैंने सेम यहाँ पर बना रखा है, 2 लिख दिया मैं। अब अगले वाले में मुझे 32 बैठाने थे, लेकिन सीटें ही अपने पास 18 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर काफी सारे लोग बैठाऊंगा और एक को कहूंगा कि यार इन्हें जो स्टोर रूम में ले जा, स्टोर रूम में इन्हें बैठा दे, और यहाँ से एक यहाँ से जाएगा एलए नाम का, और ये बाकी लोगों को ले जाएगा और अलग से जाकर बैठा देगा। इसी टाइप से अगले वाले में भी आपको कुछ देखने को मिलेगा, ये वाला भी जो है आपको एक अगले वाले में जाकर बिठा देगा। यानी कहानी कुछ ऐसी रहेगी, सबसे पहले आपको 2 देखने को मिलेंगे इधर और इधर, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 यहाँ पर 6, ये पूरे 18, फिर यहाँ पर 32 और 32। क्योंकि यहाँ पर ये जगह कम है तो ये एक बंदा जाएगा, ये एक बंदा जाएगा और इन्हें अलग से नीचे जाकर बैठा देगा। इनकी एक अलग से टेबल आपकी क्रिएट हो जाती है। अब बहुत ही बेसिक लेवल मैंने आपको बताया है, मैं खुद मानता हूं कि इसमें आपको कुछ भी खास समझ नहीं आया होगा, बट मैंने कब कहा कि टॉपिक खत्म हो गया, मैंने अभी सिर्फ शुरू करा है। बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं आपको यहाँ पर सब चीजें बता रहा हूँ। अभी मैं धीरे धीरे आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे पेपर बहुत सारे सवाल बनाता है। आप सेशन में बने रहे। अगर आप में से किसी के पास पीरियोडिक टेबल है साफ सुथरी एकदम बढ़िया से, तो आप मुझे भेज सकते हैं, वरना मैं इधर से अपने पास से लैपटॉप में से देखूंगा। अगर आपके पास अभी हैंडी है तो आप भेज सकते हैं। इधर वॉइस नहीं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, जो भी भेजे फटाफट से कमेंट कर दे, मैं बता दूंगा और बाकी देखता हूँ। आ रही है, ऑल गुड है, ठीक है ठीक है, आवाज आप सभी को साफ आ रही है। एलए एंड सेकंड कौन सा, वो एक्टेराइट्स हैं, वो अनूप आपको मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, आप चिंता ना करें, ये सब मैं आपको लिखवा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाने जा रहा हूँ। चलो पीरियोडिक टेबल अब और कोई ना भेजे, काम बन गया है, कुछ टेबल्स मेरे पास आ गई है। अब आप टेबल नहीं बनानी है, टेबल नहीं बनानी है, आप बस आराम से इधर देखें, आप टेबल कोई ना भेजे, अपना काम बन गया है। बिल्कुल सही, अजय ने भी भेजी है। चलो शुरू करते हैं। अब पूरे तरीके जरा 10 मिनट के लिए कॉपी पेन आप छोड़ देंगे? नहीं सर, ये हम ऐसे कैसे छोड़ दें, ये तो हमारे दिल के काफी करीब है। जब सच में हमें कॉपी पेन छोड़ना था, तब जब हमें सच में कॉपी पेन पकड़ना था सर, तब हम मोबाइल लेके बैठे रहते सारा दिन। अब जब जिंदगी आ गई है, मोबाइल चलाने का समय आ चुका है, मोबाइल चलाने का हफ्ता है, जीवन जो है थोड़ा खुशमयी है, तो हम कॉपी लेके बैठे। देखो ध्यान से देखते हैं, कुछ बढ़िया बातें आपको बताता हूँ। देखो जब पढ़ना था
तब हम जो घूम रहे थे, आज घूमने का समय है तो हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही 4-5 साल बाद क्या होगा, घूमने का समय और ज़्यादा आएगा जीवन में, तो तब आपको ना पढ़ना पड़े, अपना जीवन आप जिए। उसके लिए आप अभी पूरी जान लगा के पढ़ लो। शॉर्ट में बोलूँ, पूरा जीवन ना पढ़ना पड़े उसके लिए ज़्यादा अभी पढ़ लो, सीधी बात है। चलो, अब हमें देखो हम किस उम्र में जो है पढ़ाई करते हैं। चलो, अब इधर फ़ोकस करो पूरे तरीके। यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी। सबसे पहले एक कोई सैंपल मैंने उठा लिया, जैसे आप यहाँ पर हीलियम देख रहे हैं। हीलियम आप ऊपर देख रहे हैं, हीलियम को हम लिखते हैं He सिंबल से, ठीक है? He जो सिंबल है, इसके नीचे आप यहाँ पर हीलियम लिखा हुआ देखेंगे, यानी ये जो भी शब्द लिखा है, ये टेबल बताना चाहती है, भाई ये जो सिंबल है, इसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद एटॉमिक नंबर इसके सिर पे इस तरफ लिखा हुआ है, जो हम पैरों में लिखते थे, वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एटॉमिक मास जो है वो ऊपर की तरफ लिखा है। बिकॉज हम एसएससी की तैयारी करते हैं, तो हम यहाँ पर इसे 4.003 की जगह हम इसे सीधा 4 भी मान सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। यानी ये लिखा जो हुआ है, ये लिखा आपका He24। क्या ये बात आप समझ पाए? जो हम He24 लिखते हैं, यानी 2He4 लिखते हैं, उन्होंने इसे बस थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखा हुआ है। कुछ नाम है और कुछ काम है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं। जितने सवाल और से बनते हैं, उतने सवाल यहाँ पे बेसिक लेवल के भी बनते हैं। वो क्या बनते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर टोटल आपको जो है 18 ऐसी कॉलम्स देखने को मिलते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक 18 कॉलम्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, यानी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके, यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स उन्हें हम बोलते हैं, ये आपके 18 होते हैं। पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जो लेटी हुई लाइनें होती हैं वो 7 होती है, इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स। ये होते हैं 7। यानी अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये पहला पीरियड होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ये सातवां होगा। क्योंकि ये दोनों जो है इसी के अंदर आते हैं, तो इन्हें अलग से हम काउंट नहीं करते, सिर्फ स्पेस ना होने की वजह से हम इन्हें अलग लिखते हैं। टोटल आपके पास 7 पीरियड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले पीरियड के अंदर टोटल कितने लोग होते हैं? पहले पीरियड के अंदर टोटल होते हैं 2 लोग। दूसरे और तीसरे में होते हैं 8 और 8, फिर होते हैं 18-18, फिर होते हैं 32-32। अभी हमने इसका डिस्कशन करा है। ये पेपर आपसे पूछ सकता है पीरियड 4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो सीधा आपको ऑप्शन देगा 2, 8, 18, 32। आपको अपने वाला टिक करना होगा। ये सब सवाल बन चुके हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स अपने 18 जाते हैं। इसके बाद की बात कर लेते हैं आपके साथ थोड़ी। अगर मैं आपसे कहता हूं इसे किसी तरीके तोड़ दो, तो मैं पीरियोडिक टेबल को क्या मोटे तौर पे इस तरीके देख सकता हूं? अभी आपको पिछला पेज दोबारा दिखाऊंगा मैं, जिसमें कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा, कुछ यहाँ दिखेगा, लेकिन मेनली मैं इसे इस तरीके तोड़ सकता हूँ। अब ये होते हैं ब्लॉक्स। ये ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है पी ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है डी ब्लॉक, और ये ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक। ये भी पेपर आपसे पूछता है। यानी अगर मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको इसका आंसर देता हूं मैं वैशाली। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4, एस पी डी एफ। नंबर ऑफ ग्रुप्स 18, नंबर ऑफ रोज 7, नंबर ऑफ पीरियड्स 7, नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं उसी शब्द को बस बदल बदल के लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 18 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 1 2, पीरियड 2 8, पीरियड 3 8, पीरियड 4 18, पीरियड 5 18, पीरियड 6 32, पीरियड 7 32। ठीक है जी, यहां तक आप बात समझ पा रहे होंगे। पेपर आपसे सवाल पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये ध्यान रखना है कुछ चीजों को आपको, इसमें से एक ही चीज अपने को जो है सटीक तरीके याद करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। वो अपनी आखिरी वाली टेबल है, आप इसे ध्यान से देखें। ये हीलियम आप देख पा रहे हैं, ये नियोन है, ये आपकी आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, और ये ऑर्गेनेसन है। इसके नाम रख दिए गए हैं, शायद पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी पुरानी होगी। इसे अभी मैं आपको सारे नाम जो है लिखवा दूंगा, आराम से आप पहले डेटा को नोट करें। तो ये अगले 10 से 15 मिनट आपको काफी कंफ्यूजन होने वाला है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा उस चीज को लेकर, बिकॉज ये डिस्कशन हमारा काफी समय चलने वाला है। ऐसा ना सोचे 5 मिनट के अंदर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल समझ आ जाएगी दोस्त, ये यूट्यूब नहीं है, यहाँ टाइम लगता है। फटाफट आप इसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, स्लाइड को एक बार समझा दीजिए थोड़ा। लास्ट वाली ठीक है, डन। ठीक है, ब्लॉक्स आपके सामने। देखो, मैं अगर आपकी जगह देखिए मैं होता तो मैं आपको एक बात बताता। अदिति, जैसे आपने सवाल पूछा, मुझे ये समझना है कि अगर मैं पूरा स्टेनो का पेपर देखता हूँ तो उसका कितना प्रतिशत ऐसा रैंडम सवाल कंस्टिट्यूट करता है, एक बार आप मुझे बताओ। कलर कोडिंग का कोई मतलब नहीं है अनूप, यहाँ पे सिर्फ कलर्स ये बताते हैं अलग अलग वो ब्लॉक्स है, दैट इज ऑल। कितना प्रतिशत रैंडम पेपर होता है मुझे बताओ। चलें आगे। मुश्किल से 2-4%। ये आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पेपर का मुश्किल से 2% ऐसा होता है जो रैंडम होता है, राइट।
और मिनिमम टू मिनिमम अगर आपको बोलूँ तो नॉर्मलाइजेशन जो बच्चों की मदद आजकल करने लगा है वो कम से कम 5% से लेकर 25% तक मदद करता है। परसेंटेज में बोल रहा हूँ, नंबरों में नहीं बोल रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो हमें ये देखना है इस 2% के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्या वो वर्थ है या नहीं है। आप इसके बारे में जरूर पढ़ के जाए, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे बाकी सब सब्जेक्ट्स तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपकी जगह बैठ के तैयारी करनी है, मैं जरूर इसके लिए पढ़ के जाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है मेरा बाकी पोर्शन जो है तैयार हो चुका है। मैं जाके हवा महल की खिड़कियां, दरवाजे, सीढ़ियां और कौन सा पत्थर पत्थर तो चलो एक बेसिक सवाल हो गया, टिकट कितने की है, गली की चौड़ाई क्या है, मोड़ कितने हैं, चौराहे कितने हैं, गली में दुकानें कितनी है, मिठाई वाला सबसे बढ़िया कौन सा है, मिठाई कितने दिन बाद खराब होगी, मैं ये सब चीजें पढ़ूंगा, बिकॉज मुझे पता है मेरा बाकी तैयार हो गया। लेकिन जब तक हमारा बाकी तैयार नहीं हुआ तब तक हमें बाकी पे फोकस करना है। चलो अब इधर फोकस करो। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे हल्का प्राणी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को 1H1 के रूप में हम डिनोट करते हैं, ठीक है जी। ये पहले जो दो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉलम्स, इन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं सबके सब क्या है, ये सबके सब आपके मेटल्स हैं। ये सब मैं आपको लिखवाने वाला हूँ तो आपको चिंता नहीं करनी है। हम यहाँ पर आते हैं, ये जितने आप देख पा रहे हैं ये सबके सब आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये सबके सब आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों देखने को मिलते हैं। ये भी पेपर का सवाल है, मैं ये सब लिखवाने वाला हूँ। ये जितनी शब्दावलियां मैं बोल रहा हूँ ये सब मैं आपको आपकी कॉपी में नोट कराऊंगा, तो ऐसा ना हो कि आप लिखने बैठ जाएं और आपका टाइम खराब हो जाए। कोशिश करें सिर्फ बातों को सुने। जो बीच वाला हिस्सा है अगर आप नोटिस करेंगे, ये इसमें और इसमें कनेक्शन बनाते हैं, इसमें और इसमें कनेक्शन बनाते हैं, इसमें और इसमें कनेक्शन बनाते हैं, तो इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। इनका मतलब क्या होता है आपको आगे चल के बता दिया जाएगा। ये जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं ये जितने हैं इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये अब आपके साथ दिक्कत पता है क्या हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनके बारे में, आप यहाँ पढ़ो। अच्छा एल्कली, एल्कलाइन, इसका मतलब सर तो कहते हो रंगों तो का तो कोई यूज ही नहीं है। ये देखो, अच्छा पहले मतलब आप अपनी दुनिया में ही हो। यही तो पाप नहीं करना होता, तभी तो मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता नहीं हूँ। आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ये आपके न्यूक्लियर प्रोसेसेस से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। यानी हमने यहाँ पर कुछ चीजें जो सीखी है, समझी है, उसे एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जितनी चीजें अभी मैं बोलूंगा सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, सबसे आखिरी एलिमेंट ऑर्गेनेसिस होता है। ऑर्गेनेसिस में आपको लिखवाऊंगा, एटॉमिक नंबर 118 होता है, ये मैं आपको लिखवाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले और सबसे दूसरे ग्रुप की, तो इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा जाता है। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके बाद बोरॉन कार्बन वाले हिस्से की, इस वाले पोर्शन की बात करता हूँ, ये आपका एस ब्लॉक हो गया। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, और उसके बाद ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सब कुछ होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। और एफ ब्लॉक में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब मेटल्स होते हैं, और ये इस्तेमाल करे जाते हैं जब हम न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला पीरियड है उसमें 2 आते हैं, अगले 2 में आपके 8-8 आते हैं, अगले 2 में आपके 18-18 आते हैं, और अगले 2 में आपके 32-32 आते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पी ब्लॉक में नोबल गैसेस भी होती है। इतनी बात अगर आपको पता है तो अब हम तैयार है एक नए सफर पे चलने के लिए, जो सफर आपका कई दिन अभी चलने वाला है। यानी ये आज कल ऐसा नहीं है आज या कल में खत्म हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ केमिस्ट्री जो है पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमें पढ़नी होती है, तो ये मैं आज शुरू करूंगा। हो सकता है मुझे 3-4-5 सेशन लग जाए, इसी को मैं पढ़ाता रहूं जब तक कि आपका पूरा नहीं होता है। 32 इस वजह से है, देखो, क्योंकि अगर आप यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और मतलब 15 ये हो गए। उसके अलावा बाकी आपके ऊपर वाले 17 हो गए, बिकॉज ये जगह तो खाली है, ये यहाँ बैठा हुआ जाके, तो 17 + 15 आपके 32 हो जाते हैं, ठीक है जी। अब हम चीजों को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी कहानी जो है कहाँ तक जाती है। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इन्हें याद करने के। आपको जो मेन कहानी समझनी है वो ये समझना है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो अब बनी हुई है, ये बनाई गई है किसके द्वारा। इसकी बात हम अगले सेशन में डिटेल में करेंगे, जब मैं आपको मेंडलीव के बारे में, न्यूलैंड के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बस ये बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनी है हेनरी मोजले के द्वारा। हेनरी मोजले के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर
के ऊपर बेस्ड है। निकलवा सकते हैं, बिल्कुल निकलवा सकते हैं। और चाहें तो आप पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट की जगह मार्केट से 10-20 रुपए का आपको चार्ट मिल जाएगा। 10-20 50 से ऊपर का मत खरीदना ऑब्वियसली, छोटा ही लेना है। ऐसा नहीं वो कमरे में लगा दिया और मतलब बच्चे कह रहे हैं अंदर गया बच्चा केमिस्ट बन गया हमारा बच्चा, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। 10-20 रुपए का छोटा सा इतना वो क्लियर होगा, क्योंकि प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो थोड़ा छोटा आएगा तो साफ कम दिखेगा। वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी शॉप पे। और ये आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, ध्यान रखेंगे। या फिर हम कहेंगे ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे बेस्ड है। कईयों के घर में मैंने देखा वो एक होता है बहुत बड़ा वर्ल्ड का मैप, और वो वर्ल्ड का मैप इतना बड़ा होता है कि मतलब क्या बताएं बस। मेरे पास वो वर्ल्ड का मैप नहीं है, पता है, फिर भी मुझे वर्ल्ड मैपिंग आती है, क्योंकि वो बस टंगा रहता है। वो बस है, तू है कि नहीं, वो गाना देख के उसे याद आता है कि वो है भी और वो नहीं भी है। मतलब वो होने के बाद बच्चे को नहीं पता फ्रांस कहाँ पर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपकी है छोटे साइज का ले, जिससे वो आपके आसपास लगा सके, कॉपी पे रख सके और उसे पढ़ सके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले के द्वारा बनाई गई है। ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दोनों बातें एक ही हैं। इसके अलावा आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं 118, 118 एलिमेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिसके अंदर टोटल जो मेटल्स हैं वो है 94। जो टोटल नॉन मेटल्स हैं, सर ये रट के जाना, पहले ही आपको मैं बता रहा हूँ, इससे कम सवाल बनते हैं बट सवाल बनते हैं। और जो मेटलॉइड्स हैं एक बार आप टोटल चेक कर लेना, वो आपके होंगे 07। ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, मेरी ज्योग्राफी क्लासेस क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी चल रही है। अब इसके अलावा जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और जो लास्ट एलिमेंट है वो अपना है ऑर्गेनिज्म। इसे हम लिखते हैं ओजी, इसे हम लिखते हैं एच के रूप में। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है। क्या मैं उम्मीद करूं आप इस बात को समझ पाए हैं? सर ये जो स्टार्टिंग का 15-20 मिनट है ना, ये अच्छे से समझ लेना, बिकॉज यही आपको जो है आगे चल के मदद करेगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। इसे अच्छे से समझना सब चीजों को। कहानी को आगे लेके चले थोड़ा सा। हमने अभी तक कुछ बातें आपके साथ करी हैं, जिसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बहुत ही बेसिक लेवल की कुछ चंद बातें आपके साथ करी हैं। ये है हेनरी मोसले। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी मेंडलीव के द्वारा। ये वैसे मैं आपको अगले सेशन में पढ़ा दूंगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, और ये जो पीरियोडिक टेबल आपकी है ये एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थी। एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास इसे कह सकते हैं। और बाकी न्यूलैंड वगैरह की बात हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं मोजले की पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो हम पढ़ते हैं वो मोजले की पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे मोजले की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हम नहीं पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला ब्लॉक जो अपना आता है, सबसे पहला जो आपका ब्लॉक आता है वो आता है आपका एस ब्लॉक। हम एस ब्लॉक को सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन आएगा। आपके जो इधर वाले दो पहले कॉलम्स थे हम इनकी बात करेंगे इसके अंदर, यानी जो पहली वाली लाइन थी ऊपर से नीचे तक और दूसरी वाली लाइन थी, इसके अंदर कौन कौन से काम के एलिमेंट्स हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे क्या क्या सवाल बनते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी होते हैं ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। पहली बात, जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबके सब क्या हैं, आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ध्यान रखेंगे, मैं मेटल्स को लेके कुछ बात आपके साथ में कर लेता हूँ। एसएससी सीजीएल 2018 का सवाल था, डायरेक्ट क्वेश्चन था क्लास से। वो सवाल ये था कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। आपको शायद याद होगा बचपन में अगर आपको कभी मधुमक्खी काट जाती थी, अब उसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो घर वाले क्या करते थे, उस पर ताला रगड़ देते थे या चाबी, कुछ भी ऐसी चीज मिलती थी, तो तब हमें लगता था कि अरे यार ये क्या अंधविश्वास है, क्या है ये सब। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि उसके अंदर जो मेटल होता है, यानी जो आयरन है वो एक मेटल है। अगर मेटल जो है वो एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्योंकि मेटल एक बेसिक नेचर की चीज होती है, बेसिक नेचर की चीज होती है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देती है, लोअर कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। इसका मतलब ये हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने क्या करा, NaOH लिया और उसे मैंने HCl के अंदर डाला, तो क्या इससे यहाँ पर मुझे देखने को मिला NaCl प्लस H2। यानी अगर एक ही एसिड है और एक ही बेस है, तो आप नोटिस करो यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम के आने की वजह से ये शांत हो गया। क्या मैं उम्मीद करूं वो बात समझ पा रहे हैं?
कुछ और चीजें आपको मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं मैंने क्या करा, MgO मिलाया किसी चीज के अंदर, अब ये भी एक ऑक्साइड हो गया। मुद्दे की बात ये है कि अगर मैं किसी में बेस में एसिड मिलाता हूँ तो वो शांत होकर सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है। इसी टाइप से अगर मैं इस एसिड में किसी मेटल को डालूंगा या मेटल ऑक्साइड को डालूंगा तो उस केस में भी ये क्या करेगा, एसिड करेक्टर को खत्म कर देगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो बेस हो गया और ये जो मेटल ऑक्साइड हो गया, इनका नेचर एक जैसा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। ये पेपर का सवाल था, ऐसे ही पूछा गया था। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और एक और ऑप्शन फर्जी बना दिया था और आंसर इसका था बेसिक नेचर। इसी टाइप से कोई आपसे कहता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये दो बातें सर रट के जाना, पहले ही बता रहा हूँ, ये रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सटीक एक ही लाइन का सवाल बनेगा कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं, वो एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि कुछ एलिमेंट्स है जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, उनके बारे में बड़े ही ध्यान से आप समझना। ऑक्साइड्स का मतलब आपको भी मैं बताता हूँ। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर Mg लिया। अब ये Mg जो है, अगर मैं इसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाता हूँ, आपने देखा होगा स्कूल में, कभी आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा कि एक छोटी सी स्ट्रिप दे देते हैं, पत्ती सी दे देते हैं व्हाइट कलर की, सिल्वर सी, उस मैग्नीशियम की होती है और कहते हैं इसे जलाओ। अब अपन लोगों को तो नहीं मिलती, वो क्लास में एक आध अच्छा बच्चा होता है जिसे लाकर कहते हैं भाई तुम जला के दिखाओ। जैसे हमने तो पटाखे जलाए नहीं, वो बच्चा जलाता है, हम दूर खड़े होकर देखते हैं। अब कोई बात नहीं, उसने भी जला के क्या कर लिया। अब होता है क्या है कि वो जब वो जलती है तो उसमें से व्हाइट कलर का मतलब फ्लेम जैसा निकलता है और बुरादा जो है वो आपका टेबल के ऊपर या जिस भी चीज के ऊपर गिरना होता है उसके ऊपर गिर जाता है। वो जो बुरादा होता है, वो जो ऐश होता है, वो आपका होता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। यानी जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो MgO बन जाता है ना। मैं उम्मीद करूंगा आप समझ पा रहे हैं। समझाते हैं जरा। यानी Mg को अगर मैं O2 के कॉन्टैक्ट में लाता हूं तो ये यहाँ पर MgO बना देता है। लेकिन एक पंगा है कि O दो है, यहाँ पर O एक ही है तो यहाँ दो लगाना होगा, यहाँ दो लगाने का मतलब यहाँ पर भी दो लगाना होगा। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है और आपका 2Mg जो है वो O2 के साथ कंबाइन करने के बाद 2MgO बन गया है। यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं। यानी इसे हम बोलते हैं मेटल, बैलेंसिंग अभी सिखाता हूँ, इसे हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। अब इसी MgO को अगर मैं पानी में मिला देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये बना देगा MgOH होल ट्वाइस और इसे मैं बोलूंगा मेटल हाइड्रोक्साइड। बैलेंसिंग पेपर भी वैसे नहीं पूछता, फिर भी मैं भी आपको सिखा देता हूँ। इसे मैं बोलता हूँ मेटल हाइड्रोक्साइड बिकॉज इसमें एक मेटल है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। OH माइनस जो होता है, जो OH है, इसे मैं हाइड्रोक्साइड बोलता हूँ, हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि Mg जो होता है उसके पास 2+ चार्ज होते हैं, तो क्या इसने 2 OH से मुलाकात करी होगी? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे दिया होगा, एक इसे दिया होगा, तो Mg अकेला होगा और OH के 2 लोग होंगे। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर मैं Mg को देखता हूँ और यहाँ पर O2 लिखा हुआ है मेरा प्लस में और इससे मैं बनाता हूँ MgO, बिकॉज इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये 2 है, ये 1 है। तो सबसे पहले मैं इसे ठीक करने के लिए यहाँ पर 2 बनाऊंगा। 2 बनाने का मतलब हो गया कि 2 Mg हो गए और 2 O हो गए। लेकिन ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसके आगे मुझे 2 बनाना होगा। अब यहाँ पर 2 Mg है, यहाँ पर भी 2 Mg है, यहाँ पर O के 2 है, यहाँ पर भी O के 2 है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है। क्या उम्मीद करें यहाँ तक आप सारी बात समझ पाएंगे? बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को जल्दी तो नहीं है? किसी का शाम को पेपर तो नहीं है? ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, एक और बैलेंस करके दिखाते हैं, ये भी तो बेसिक नेचर का ही हो गया ना। ये बात आप समझ पाए? अरे भाई MgO जो था ये बेसिक नेचर का था, मैंने इसमें पानी ही तो मिलाया है ना, तो MgOH होल ट्वाइस बेसिक नेचर का हो गया। इसी को तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यही तो वो होता है जो इनो में काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, यही वो होता है जिसे हम एंटासिड बोलते हैं। सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो पहला सेशन है तो आपको लग रहा होगा बहुत रैंडम थॉट्स चल रहे हैं, बट लंबे समय में जब आप सेशंस को लगाओगे ना, तो आज के दिन मैं आपको ओवरव्यू देके सब चीजों को बताकर, जब बाद में एक एक करके मैं पूरे Mg को अलग डिस्कस करूंगा, कैल्शियम को अलग डिस्कस करूंगा, पोटेशियम को अलग करूंगा, फॉस्फोरस को अलग करूंगा, हम एलिमेंट वाइज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। ये MgOH होल्ड वाइज जो है ये बेसिक नेचर का होगा, यानी एसिड को काटेगा और इनो वगैरह में इस्तेमाल करा जाएगा। याद करो घर पे जब दावत होती है और या फिर आप शादी पार्टी में गए होते हो तो वहां पर क्या होता है, खूब खाते हो। क्या क्या खाते हो? दुनिया भर का जो मिलेगा, चाउमीन खा लोगे, उसके बाद क्या करोगे, मान लेते हैं आपने मोमोज, तो खैर वहां पे क्या मिलेगी, दुनिया भर की चीजें आप खा लोगे। एंड में क्या होगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी चीज जिससे आप बोलते हैं मूंग दाल का हलवा। अब मूंग का हलवा जो है
ये तो फ्री का ही अच्छा लगता है, क्योंकि लिफाफा तो उतने का जाना ही है। मान लो आपने 501 फैसला करा, वो तो जाना ही है, मतलब इसे कोई नहीं रोक सकता। आदमी कहता है चले यार 50 की रिकवरी कर लो, तो आदमी क्या करता है, मूंग दाल का हलवा खा लेता है, और उसके बाद वो आने से पहले कहता है बड़ा ऐसे ही अच्छा सा नहीं लग रहा, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ जरा। कोल्ड ड्रिंक पी लेता है वो, और उसके बाद उसे लगता है कोल्ड ड्रिंक से गला जो है मेरा बैठ ना जाए, सर्दी हो गई है बड़ी, कॉफी पीनी पड़ेगी लग रहा है। कॉफी पीने के बाद वो कहता है बढ़िया लग रहा है, चलते समय चलो एक पान और खा लेते हैं। बस यही चलता रहता है जब तक जो दावत वाले होते हैं उठा के बाहर नहीं फेंकते आपको। यानी जब इतना सब कुछ पेट के अंदर चला जाएगा, तो उस केस में पेट तो यही कहेगा ना कि बंदे व्हाट इज दिस, यानी दुनिया भर का मुझे खिला दिया। तो उस केस में क्या होगा, पेट के अंदर HCl प्रोड्यूस हो जाएगा, और HCl प्रोडक्शन के चक्कर में जो पेट के अंदर की लाइनिंग होगी, वो लाइनिंग पे आपको एसिडिटी महसूस होगी, जलन महसूस होगी, और वो जो जलन महसूस होगी उसी को काउंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस यानी डाइजीन, इनो, इन सब का सेवन करेंगे खरा के, जिससे वो जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होकर आपके पेट की पीएच उसने कुछ ज्यादा ही कम करके आपके पेट को जलन महसूस करा रहा था, वो जो है शांत हो जाए। ये पूरे तरीके ऐसे ही चलता है। इसमें भले मैं आपको हंसी मजाक के तरीके में बता रहा हूँ, बट ये पेपर का सवाल आपसे पूछा जाता है, इनमें से कौन सा एक एंट एसिड होता है, और आपको पता होना चाहिए एंट एसिड के रूप में MgOH होल ट्वाइस का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक अब बात मुझे बताएं, समझ पाए हैं? MgOH होल ट्वाइस को कंज्यूम करना बिल्कुल सेफ है, MgOH होल ट्वाइस को कंज्यूम करना सेफ है, लेकिन कंडीशन वही है कि जब जरूरत हो तभी करें। ऐसा नहीं है कि बस बैठे हैं पी रहे हैं MgOH होल ट्वाइस, क्योंकि उससे पेट का पीएच जो है आपका हाई हो जाएगा, और वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। जब एसिडिटी हो तभी पिए, और उसपे भी लिखा होता है कि अगर आपको बार बार पीने के बाद भी आराम नहीं आ रहा तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, बिकॉज हमसे ना हो पाई। ये उस पर लिखा होता है 2 से 3 बार से ज्यादा आप दिन में कंज्यूम ना करें। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप सारी बात अच्छे से समझ चुके हैं। ये ब्राइट व्हाइट कलर का होता है, आपका व्हाइट बोल सकते हैं। एक डाउट ऊपर गया था मैग्नीशियम का फ्लेम में, आपका नाम नहीं पढ़ पाया, आंसर व्हाइट होगा, या फ्लैश, मतलब जो भी ऑप्शन में आपको दिखेगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक आप सारी बात समझ पा रहे हैं? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएं, मुझे बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, क्योंकि अभी हम ज्यादा फ्लो में नहीं चल रहे, बिकॉज ये पहला सेशन है। धीरे धीरे करके मैं सब चीजों को चैनलाइज कर दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना, बस अभी आराम आराम से सब चीजों को आप सुनते जाओ। ठीक है, अब मैं फिर से आपको एक बात बढ़िया सी बताता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सब एल्कली मेटल्स होते हैं। अब एल्कली मेटल्स में आपको कहीं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अभी एल्कली शब्द का मतलब होता है वो जो कि हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि Mg है, तो Mg के केस में आपने नोटिस करा होगा कि आपका MgOH होल ट्वाइस बना। इसी टाइप से Ca में जब मैं ऑक्सीजन मिलाऊंगा तो CaO बनेगा, और CaO में जब मैं पानी मिलाऊंगा तो यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस बनेगा। ये भी सेम काम करता है। ऐसे ही KOH भी बनाता है, यानी जितने भी आपके हैं यहाँ पर मेटल्स, वो सबके सब क्या करते हैं, आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? कंफर्मेशन देंगे एक एक करके। मैं आपको एलिमेंट्स का डिस्कशन यहाँ पर करके दूंगा कि कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है। ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको बताया कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि वो एक बेसिक नेचर की चीज को बनाते हैं, जो कि OH के रूप में आप उसे लिख सकते हैं, जैसे KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये सब चीजें। हाइड्रोक्साइड का मतलब जो होता है अपने आप में होता है OH माइनस। अगर मैं इसके साथ Na लिख देता हूँ प्लस का, तो ये बन गया NaOH। अगर मैं इसके साथ लिख देता हूँ Mg, तो ये बन गया MgOH होल ट्वाइस, यानी ये अपने आप में हाइड्रोक्साइड आयन जिसे हम बोलते हैं। नहीं आप समझे नहीं, ये मैं इन जनरल आपको पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि इसे एल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। पूरा एस ब्लॉक में तो देखो पहला और दूसरा दोनों आता है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें तो दोनों कॉलम्स एक साथ आते हैं। तो मैं आपको दोनों एक साथ अभी पूरे ग्रुप को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, पूरे के पूरे पहले और दूसरे को। ठीक है, उसके बाद एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कशन आगे बढ़ाऊंगा। चलते हैं जी आगे। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ये जो हफ्ता है ये दिल से जुड़ा हफ्ता है, आप सबको पता होगा, और जो दिल है उसके बारे में कुछ बढ़िया बातें आपको बताते हैं। आजकल क्या होता है कि जो हमारा दिल है वो बड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि हम जो है खाना पीना जो अपना अच्छा खासा रखते हैं, और हम जो है अपना फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो दिल है वो पूरे तरीके खराब हो जाता है, और उसके केस में क्या होता है, हमें उसके अंदर एक सामान को लगवाना पड़ता है, वो होता है पेस मेकर। पेस मेकर हमें अपने दिल के अंदर लगवाना पड़ता है। अब होता क्या है कि जो बैटरीज वगैरह होती हैं, आपने शायद फोन की बैटरी के बारे में सुना होगा, या फिर आपने जो सेल्स होते हैं उसके बारे में आपने देखा होगा, वो जनरली लिथियम की बैटरी होती है, निकल की होती है, या फिर
कैडमियम की होती है। ये 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे आपको बैटरीज देखने को मिलती है ना। इन सब से क्या बनता है, आपकी बैटरीज बनती है। बैटरीज आपकी जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो सब आपकी बनती है। लिथियम से भी बैटरी बनती है, निकल कैडमियम बैटरीज भी होती है। अब होता क्या है कि हमारे दिल के अंदर भी एक जगह होती है जिसे हम बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड में क्या होता है, हमारे दिल में फ्लक्चुएशंस होते हैं, और वो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हमारे दिल के अंदर क्रिएट होता है, और एक इंपल्स जनरेट होती है जो कि क्या करती है, ब्लड को पुश करती है। यानी इंटरनल एक सर्किट आप कह सकते हो बिजली का, जो कि हमारे दिल को चला रहा है। जैसे आपका दिल एक मोटर के जैसे आपको पता होगा, जैसे मोटर का काम होता है पानी को पंप करना, ऐसे दिल का काम भी वही होता है। बट मोटर को तो आप प्लग में लगाकर उसे बिजली देते हो, हमारा दिल क्या करता है, खुद ही उस बिजली को प्रोड्यूस करता है, यानी आप कहेंगे उस वोल्टेज फ्लक्चुएशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो जो फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस होती है वो होती है एक एसए नोड नाम की जगह की वजह से, और जब वो काम करना बंद कर जाती है तो फ्लक्चुएशन नहीं होगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? भैया कमेंट सेक्शन थोड़ा खाली कर दें। और वो जो फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस नहीं हुई है उस चक्कर में हमारा दिल जो है ब्लड को पंप करना बंद कर देगा, हमारी डेथ हो सकती है। तो डॉक्टर ऐसे में क्या करते हैं, हमारे दिल के अंदर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। अभी जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, ये पहले यानी जो सिंपल या सस्ते पेसमेकर्स होते हैं वो निकल कैडमियम के होते हैं। पहले के ज़माने में इसका ही इस्तेमाल करा जाता था, निकल कैडमियम पेसमेकर्स का इस्तेमाल करा जाता था। बट अब क्या हो गया है, इस निकल कैडमियम के साथ प्रॉब्लम ये है कि 5 से लेकर 8 साल के बाद आपको इसे रिप्लेस कराना पड़ता था, बिकॉज़ इसकी जो बैटरी है, वो खत्म हो जाएगी। बिकॉज़ इसने तो 24 घंटे काम करना है। तो उस केस में क्या होगा, हर 5 से 7 साल के बाद बॉडी का ऑपरेशन होगा। मान लेते हैं किसी को 50 की एज में ये दिक्कत हो गई, तो 56 में फिर उसका ऑपरेशन हो रहा है, 63 में फिर ऑपरेशन हो रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि सिंपली बिकॉज़ ऑफ दिस ऑपरेशन उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, बिकॉज़ ऑब्वियसली बॉडी को ऑपरेट करना का मतलब है बॉडी की लाइफ को कम करना। चाहे आप पथरी का ऑपरेशन कराएँ, चाहे आप किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराएँ, जितने ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं उतनी जल्दी बॉडी जो है खराब हो जाती है। तो इसी का सॉल्यूशन निकाला गया और हमने कहा कि ऐसा कोई पेसमेकर लगाया जाए जो कि एक बार लग जाए और कहानी खत्म हो जाए। अब वो जो पेसमेकर आपका लगाया जाता है, वो किस चीज़ का लगाया जाता है, प्लूटोनियम का। अब आप कहोगे सर प्लूटोनियम जो है रेडियो एक्टिव है, ये सब चीज़ों का ध्यान जो है डॉक्टर साइंटिस्ट रखते हैं पूरे तरीके, कि उससे आपके दिल को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये जो प्लूटोनियम के पेसमेकर्स होते हैं लाइफ टाइम एनर्जी देते हैं, यानी जब तक आपका जीवन है तब तक ही आपकी बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? यानी जो निकल कैडमियम पेसमेकर्स हैं उन्हें रिप्लेस कराना पड़ता था कुछ समय के बाद, बट जो आजकल हाई लेवल पेसमेकर्स जो बनते हैं वो प्लूटोनियम बैटरी बेस्ड होते हैं, और वो लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। यानी इंसान जो है खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पेसमेकर पूरे तरीके डेड नहीं होगा। ये इनके अंदर से देखिए, इनके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती है उस वजह से फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। पेसमेकर्स कहीं 1.5-2 लाख से शुरू होते हैं और 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे ऐसे आते हैं पेसमेकर्स। वो डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं। और देखिए कब एक समय आता है जीवन में जब सिर्फ पैसा ही है जो काम करता है। ये कड़वी बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो यही है। तो और ये चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। तो कोशिश बस यही करें कि मतलब फटाफट से अपना सिलेक्शन ले, बिकॉज बुरा टाइम किसी पे ना आए, लेकिन अगर टाइम आए भी तो कम से कम आप पूरे तरीके तैयार होने चाहिए। फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, बिकॉज आप ही जो है अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। 10 बजे आपकी क्लास होगी। हमारे दिल में जो ऐसे नोड थी, इसके बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूँ। ये होती है आपकी साइनो एट्रियल नोड। ठीक है जी, और इसी नोड को कहा जाता है पेसमेकर ऑफ हार्ट। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमारा दिल जो है ऐसे बना के दिखा देता हूँ मैं, मान लेते हैं यहाँ पे मतलब अचानक क्या होता है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस अचानक ये पलट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। क्या इसके चक्कर में अचानक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होने के चक्कर में क्या होगा, यहाँ पे एकदम करंट जैसा आपको कुछ महसूस होगा, और वो करंट क्या करता है, सब चीजों को पुश करता है। यानी वो जो इंपल्स होती है पुश करती है ब्लड को, और इसी तरीके आपका दिल जो है बार बार धड़कता रहता है। मैं उम्मीद, जी हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। जी हाँ, अरे ये तो मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ। दिल का जो शेप होता है बंद मुट्ठी जैसा नहीं होता, दिल का साइज वैसा होता है। एक्चुअली जो दिल का शेप होता है वो कुछ आपको इस तरीके का दिखता है। इस पे तो मैंने महारत हासिल कर रखी है यार, ये तो मैं बना दूंगा, चिंता मत करो। दिल जो है कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है अपना जो दिल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब ऐसा ही है। और ऊपर की तरफ लंग्स होते हैं, या बाकी सब चीजें हम आपको जो है बायो में पढ़ाती हैं। चलो आगे चलते हैं।
यहाँ तक पहली बात मैंने आपको बताई है, मैं उम्मीद करूँ आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। एक चीज़ आपको समझनी होगी, यहाँ पर हम एप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं, यानी हमारा पेपर एप्लाइड केमिस्ट्री पूछता है। तो यहाँ पर हम वो सब नहीं पढ़ते हैं कि निकल के पूरे स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं या निकल के बारे में और कुछ पढ़ना है। अपने को जो मेन कीवर्ड्स हैं, यूजेस हैं, उसी के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना होता है। स्लाइड करते हो, जो स्लाइड्स पे तुम मरते हो, क्या होता है स्लाइड्स का? स्लाइड्स की लगा दूं ढेरी। फटाफट आप नोट करो। स्लाइड्स तो यार बस क्या होता है। चलो, अप्लाइड केमिस्ट्री की बात मैंने आपको बताई है। सोडियम की बात करते हैं थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। सोडियम की थोड़ी सी बात करते हैं। जो सोडियम हमारा है, इसकी जो खोज करी गई है वो एक इंसान के द्वारा करी गई है जिसका नाम है हैम्फ्रे डेवी। और यही हैम्फ्रे डेवी है जिसने सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी खोजा है। यानी इसने ही बताया था कि सोडियम जैसा कुछ है और पोटेशियम जैसा कुछ है। और सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, बिकॉज उसका जो नाम होता है वो होता है नेट्रियम। तो नेट्रियम को ही हम आज Na के रूप में जानते हैं। यानी जब भी आपको Na लिखा हुआ दिखेगा तो उसका मतलब आपको होता है कि हम वहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं। अब ये सोडियम जो है बड़ा ही शैतान बच्चा है। ऐसा कैसे सर? ये सोडियम जो है जब भी पानी के कांटेक्ट में आता है इसमें आग लग जाती है। जब सोडियम जो है हवा के कांटेक्ट में आता है तो भी इसमें आग लग जाती है। तो फिर इसे कहाँ रखें? इसे रखेंगे केरोसिन ऑयल में। यही आपके सवाल है। यानी सोडियम प्लस वाटर, फायर, सोडियम प्लस एयर, फायर, सोडियम प्लस केरोसिन ऑयल, नो फायर। ये पेपर का आपका सवाल है। सोडियम का ही जो नाम है हेरोड, वो इसका नेट्रियम है। सोडियम जो शब्द है तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, एक्चुअली इसका जो नाम है वो आपका नेट्रियम है। और नेट्रियम के नाम से ही हमने इसके पहले तो अल्फाबेट Na के नाम से उठा रखा है। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ये मतलब मैं हर बार क्लास में बताता हूँ जिससे आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाए। इसका इस्तेमाल बहुत सारे जो ढोंगी लोग होते हैं वो भी करते हैं। और वो क्या करते हैं कि आप उन्हें पता है कि जब सोडियम जो है पानी में जाएगा तो उसमें आग लगेगी। तो वो क्या, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे किस्से होते थे, मतलब बहुत लोगों को लूटा जाता था। तो इसलिए मैं भी आपको बताता हूँ जिससे कि आपको कोई ऐसा धोखा ना दे सके। मान लेते हैं एक नारियल उनके पास है। वो क्या करते हैं, नारियल के अंदर ही, जैसे एक नारियल अगर मैं आपको बना के दिखाऊं फटाफट से। नारियल तो आप लोग समझते होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कोकोनट, आपके इलाके में क्या कहते हैं नारियल को? लैग हो रहा है। नॉट रियल, एक चुटकुला आया है अभी, बहुत बढ़िया। जो पीले बच्चे हैं यहाँ पे। चलो, ये जो है आपके सामने, ये आपका जो नारियल है, ठीक है। अब नारियल के अंदर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोडियम अटका दिया अंदर की तरफ, इस पे सोडियम का बुरादा करके यहाँ पर चिपका दिया। और अगर मैं अब इसे आपके सामने पानी में डाल के दिखाऊंगा तो क्या नारियल में आग लग जाएगी? यानी मैं आपको कहूंगा जा बालक, एक अंदर से पानी लेके आ थोड़ा सा, और आप जाओगे भागे भागे क्योंकि मैं आया हूँ। उस केस में क्या होगा, मैं कहूंगा इस पे हाथ रख, ऐसा वैसा मैं पूरा वो जो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वो करूंगा और कहूंगा कि अगर तेरी किस्मत जो है खराब तो इसमें लग जाएगी आग। और सच में लग जाएगी आग। तो उसका मतलब ये होगा कि आग लगने का मतलब है कि अब जो है तुझे पूजा करानी पड़ेगी मुझसे, और बाकी बातें आपको पता ही है। अब एक सवाल बनता है कि सर ये तांत्रिक के हाथ में ही आग क्यों नहीं लग जाती? बिकॉज हवा हवा से भी तो आग लगती है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि पता लगे जो वो पर्सन है उसी की किस्मत खराब निकले। अब ये इसी बात के तो पैसे हैं, ये तो उसका तरीका हो गया ना काम करने का, कि वो उसे अच्छे से कवर करके रखेगा कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो एमेच्योर्स का काम थोड़ी हुआ है कि ऐसे थोड़ी आप ही पहुंच गए, अरे हम ही करते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो ऑब्वियसली इट नीड्स प्रैक्टिस। ये छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि जब भी सोडियम जो है पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें आग लग जाती है। इसलिए सोडियम को हम क्या करते हैं, हम रखते हैं आपका केरोसिन ऑयल के अंदर। इस बात को आप ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। सोडियम कहाँ से आता है इसकी ओर सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहली ओर जो इसकी आती है वो आती है आपकी चिले सॉल्ट पेट्रे। ये पेपर का सवाल होगा कि चिले सॉल्ट पेट्रे से कौन सा मेटल मिलता है। जब लाइव आता है तो लैग ही हो जाता है मेरा, ऐसा क्यों? बस यूं ही। ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा इसलिए होगा, आपका कनेक्शन हो सकता है थोड़ा सा स्लो, आप एक बार चेक करें एंड वीडियो कमेंट को ऑफ करें, काफी फर्क आपको देखने को मिलेगा। और जो है आपकी ये चिले सॉल्ट पेट्रे पहली और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आपने सुना होगा NaNO3। NaNO3 जो होता है आपका वही होता है चिले सॉल्ट पेट्रे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसे मैं क्या कहूंगा, एक सॉल्ट कहूंगा। सॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है? सॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको मेटल भी देखने को मिलता है और नॉन मेटल भी देखने को मिलता है।
यहां पर ये हो गया एक मेटल, यहां पर ये हो गया एक नॉन मेटल। यानी इस पूरे का जो नाम होगा वो चिले सॉल्ट पेट्रे होगा। चिले ये देश का नाम हो गया, आप सबको पता होगा, साउथ अमेरिका वाला। सॉल्ट पेट्रे यानी चिले सॉल्ट पेट्रे जो हो गया ये आपका NaNO3 हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, NaNO3 इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट बिकॉज इसके अंदर मेटेलिक पार्ट और नॉन मेटेलिक पार्ट आपको दोनों देखने को मिलते हैं। क्या मैं उम्मीद करूँ वो बात समझ पा रहे हैं? अब एक सवाल मेरा रहेगा आपका कि अगर मैं NaNO3 को पानी में डालूंगा तो भी तो आग लगेगी ना? नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ तो सोडियम है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, जब भी एक कंपाउंड बनता है, यानी जब भी दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, तो उस केस में जो उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और उनके पास न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। यानी अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम पहले कुछ और था, अब वो कुछ और हो चुका है। सुना होगा कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, तेरी दहलीज पर आके कुछ और होता हूँ। ये मतलब ये कुछ धार्मिक बातें हैं। तो इसी टाइप से जो सोडियम है, जब अकेला है तो कुछ और है, लेकिन जब भी किसी के साथ आ चुका है तो कुछ और बन चुका है। या अब इसे आप अलग तरीके फ्रेम करके इस हफ्ते में इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब वो आपका टैलेंट हो गया। यानी ये आपका सोडियम है, ये आपका NaNO3 है। सोडियम अपने आप में प्रॉपर्टीज शो करता है एयर वाटर के कॉन्टैक्ट में आगे, आप कहेंगे आग लगाने के रूप में, बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, ऑल गुड है। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्ट लेते हैं। ये पेपर का सवाल है कि डैश टेक्स या पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंड आउटरमोस्ट शेल। करेक्ट आंसर डी होगा, सी नहीं होगा, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो सबसे बाहर वाली शेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूं कि यहाँ पर बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, अंदर भी है, लेकिन जो सबसे बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन है यही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बाकी और कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच बीच में बताता चलता हूँ, बिकॉज ये किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ी हुई चीजें नहीं है, रैंडम चीजें हैं जो SSC पूछता है। तो जहां पर जो मुझे परफेक्ट लग रहा है मैं बीच बीच में आपको समझाते चल रहा हूँ, सब कुछ आप अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे अगली एंड उसके बाद इससे अगली चल सकती है। ये अनस्टेबल होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं सारी बात समझ चुके होंगे। कहानी को आगे लेके चलते हैं और कुछ और डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी जिसे आप बोलते हैं सुहागा। सोने पे सुहागा आपने हो सकता है अपने जीवन में सुना हो, उसका इस्तेमाल कई जगह करा जाता है। मैं आपको उसका एक यूज बता देता हूं, जो आपका बोरैक्स होता है, ये होता है आपका Na2B4O7। कोई इसका इस्तेमाल बता सकता है मुझे? देखिए कौन बताता है। फोटोग्राफी, टीयरिंग, सिंदूर, आंसू, टीयर्स के लिए, फेक टीयर्स, यूटेंसिल्स, नकली आंसू, गोल्ड शाइन, बच्चों के लिए यूज करते हैं मुंह साफ करने के लिए, सिंदूर, आइस ड्रॉप्स में बोरोसिल बच्चों के लिए भी यूज करते हैं। हाँ हाँ, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 स्क्वायर नहीं, वैलेंसी उससे नहीं निकलती। हाँ, उससे भी निकाल सकते हैं आप, उससे भी निकलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो हाँ, यानी इसके कई सारे इस्तेमाल है, जिसमें एक इस्तेमाल इसका होता है कुछ ऐसी चीजें। ये बोरैक्स में आपको बोर दिख रहा है, यानी ये जो होगा आपका बोरोसिल से एसोसिएटेड है। बोरोसिल एक कंपनी है, शायद आपको पता होगी, और ये क्या करते हैं, ग्लासेस बनाती है, और इसके ग्लासेस बड़े खास होते हैं। अब इन ग्लासेस की खास बात क्या होती है, ये एक तो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। बोरोसिल जो नाम है, इसमें आप बोरो भी देखेंगे। हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस, यानी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं सीधा आप इसमें चाय बना सकते हैं। मतलब बोरोसिल की केटल आती है, उसे आप सीधा ही क्या करो, चाय आपको गर्म करनी है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप कप में से चाय को लेंगे, उसे फ्राई पैन में, सॉस पैन में डालेंगे, गर्म करेंगे, फिर इसमें पलटेंगे। आप सीधा ही उसे क्या कर सकते हैं, केटल को गैस के ऊपर रख सकते हैं। अल्टीमेटली उसे जब कप में पलटना ही है तो 2 बर्तन गंदे हो ही गए तो क्यों पैसा लगाते हो, सादे वाले फ्राई पैन में गर्म कर लेना, कौन सा केटल से ही पी लोगे। ये तो बेचने के तरीके होते हैं कंपनी के, खैर, लेकिन थोड़ा आराम तो मैं कहूंगा फिर भी रहता ही है। यानी वो ऐसा ग्लास होगा जिसे जब आप गर्म उसके अंदर करोगे तो चटकेगा नहीं। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यानी अगर मैं इस ग्लास के अंदर, इस कप के अंदर अचानक बहुत गर्म गर्म कुछ डाल दूंगा तो क्या चटक जाएगा, हो सकता है खराब हो जाए। लेकिन मान लेते हैं मेरे पास एक और ग्लास है, ये देखो कौन सा है, पता नहीं किसका है। मान लेते हैं एक और ग्लास मेरे सामने ये है। अब अगर ये बोरोसिल का है या फिर ऐसे किसी, इस ग्लास को पायरेक्स ग्लास बोलेंगे, पायरेक्स ग्लास इसे बोलेंगे, तो ये क्या होगा, अगर मैं चाहूं तो इसी को गैस के ऊपर रख दूंगा और ये चटकेगा नहीं। मैं उम्मीद करूं बात समझ पा रहे हैं भाई। एक कमेंट आया है मेरे पास, और वो कमेंट जो होगा आखिरी कमेंट होना चाहिए आपका। इसके बाद जो आएगा तो उसके बाद आपको महसूस भी नहीं होगा कि कब कत्लेआम हो जाएगा।
क्योंकि एक बात बड़ी खास है कि जब गर्दन कटती है ना तो इंसान को महसूस नहीं होता कि मेरी गर्दन कटी है, क्योंकि वो शरीर से अलग हो जाती है। ये मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ और ये बात आप समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर त्रिवेदी जी आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चलें आगे। हम बात कर रहे हैं बोरोसिल ग्लासेस के बारे में, हीट रेजिस्टेंट। तभी तो जो टीचर होता है बहुत बोरिंग तरीके आपको पढ़ाता है, तभी तो वो आता है और शुरू हो जाता है, अरे ये नोट कर लो, वो नोट कर लो, ये नोट कर लो, वो नोट कर लो, चलो जाओ, जो होगा तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, बच्चा बह जाता है। चलो आगे चलते हैं। बोरोसिल हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस, पायरेक्स ग्लासेस की हमने बात करी है। अब इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री लैब्स में भी करा जाता है, बिकॉज केमिस्ट्री लैब्स में आपने नोटिस करा होगा कि आपको क्या करा जाता था इस टाइप से, शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद हो। इस टाइप से कभी कभी आपको जो है टेस्ट ट्यूब्स पकड़ा दी जाती थी और कहा जाता था कि भाई चलो एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। और ये जो टेस्ट ट्यूब्स आपकी होती थी ये चटकती नहीं थी, भले आप उसे कितना भी गर्म करते थे ये चटकती नहीं थी। और ये टेस्ट ट्यूब्स भी जो है पायरेक्स ग्लासेस की ही बनी होती थी। छोटी छोटी बात, बर्नर पे आप इसे गर्म करते थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। बिल्कुल बहुत थिन होती है। अब बात कर लेते हैं सोडियम के बारे में कुछ और। जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं उसके अंदर भी आप कहेंगे बोरैक्स का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा सीरियल वगैरह आते हैं तो बचपन में मुझे लगता था कि जो आपने देखा होगा टीवी बात बात पे लोग रो देते हैं, वो जो है पहले मुझे लगता था कि हो सकता है कि ये जो मतलब एक्टर्स वगैरह होते होंगे उनके पास अनियन रखा जाता होगा, क्योंकि अपने को तो बचपन में वही पता था कि भाई प्याज काटोगे तो आंसू आ जाएंगे, कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बाद में पता लगा नहीं यार, टेक्नोलॉजी जो है काफी आगे तक जा चुकी है और ये क्या करते हैं फेक टीयर्स यानी नकली आंसू यानी आर्टिफिशियल आंसू बनाने के लिए उसमें बोरेक्स वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं। ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल होता है, वो डिपेंड करता है कि जो डायरेक्टर है उसके पास क्या अवेलेबल है, मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है। एक छोटी सी बात अब यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो बात है आपकी एसिड और बेस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एसिड और बेस में फर्क क्या है। और मैं यहाँ पर आपसे बेसिकली पीएच की बात करने जा रहा हूँ। पीएच की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आप कहोगे सर आज हम पढ़ क्या रहे हैं, मुझे तो यही समझ आ रहा है, मैं कॉपी में क्या लिखूं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं हम तो। हम कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं पहला सेशन ऐसा ही होता है हमेशा, बिकॉज पहले सेशन में आपको एक ओवरव्यू चाहिए होता है। पहले सेशन में जो जो आपको मिल रहा है चुपचाप बस नोट करते चलो, बिकॉज एसएससी का पेपर भी देखोगे तो उसमें बहुत अलग अलग डोमेन से सवाल बनाए जाते हैं। तो उन सभी डोमेन्स को मैं पहले सेशन में टच कर रहा हूँ। आप बस चीजों को नोट करते चले और ये ना सोचे किसके बाद क्या किसके पहले क्या, बस चीजों को नोट करते चले और देख लेना, बाद में सब कुछ आपकी कॉपी के अंदर होगा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है जी। अब ये इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज को पानी के अंदर खोलता हूं और उसके अंदर से H+ निकल आता है तो मैं कहूंगा कि भैया तू एसिड है। जैसे मैंने HCl को पानी में डाला तो पानी के अंदर डलते ही H+ अलग हो गया, Cl अलग हो गया और मैंने देखा कि अच्छा H+ आ गया है तो इसका मतलब ये एसिड होगा। इसी तरीके अगर OH- निकल आता है तो मैं कहूंगा कि भैया तू बेस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने NaOH को पानी में डाला था तो Na तो अलग हो गया था और यहाँ पर OH जो है अलग हो गया था, तो मैंने कहा अच्छा OH आ गया है तो एक ये बेस है। अब जितने ज्यादा मात्रा में OH आपको देखने को मिलेगा उतना अच्छा बेस होगा, जितने ज्यादा मात्रा में आपको H देखने को मिलेगा उतना अच्छा आपका एसिड होगा। एसिड जो और बेस को हम नापते हैं किस तरीके, हम नापते हैं पीएच स्केल से। ये जो पीएच स्केल है ये 0 से लेकर शुरू होता है 14 तक जाता है। 0 का मतलब हो गया एक्सट्रीमली एसिडिक, 14 का मतलब हो गया एक्सट्रीमली बेसिक, 7 का मतलब हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज जिसमें जितने H बनते हैं उतने ही OH बनते हैं। ये जो 0 है या फिर 0 के काफी ज्यादा क्लोज है, ये एसिड जो होते हैं जनरली लैब्स में बनाए जाते हैं। ऐसा अपने पास ऐसा कोई एसिड ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने सामने कभी भी देखा हो जो एक ऐसा एसिड हो जिसकी एग्जैक्ट 0 हो, बिकॉज ये वो होगा जो कि मतलब एक तरीके से चीजों को राख कर देने वाली चीजें हो गई। वेरी क्लोज टू 0 हम चलते हैं जब हम H2SO4 की बात करते हैं या फिर जब हम HCl की बात करते हैं तो उसमें हम वेरी क्लोज टू 0 चलते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो 7 है, क्या पानी को मैं इसके अंदर रख सकता हूँ? अब पेपर हर एक साल एक सवाल बना रहा है, कॉपी पेस्टेड सवाल आ रहा है, बस स्पेलिंग जो है अलग अलग आ रही है, मतलब जो शब्दावली है वो अलग अलग आ रही है। वो ये है कि पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, पहला सवाल ये था, आंसर था 7। अगला सवाल था पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, आंसर था 7। अगला था पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ये सब सवाल पीवाईक्यूज एक साथ लिखवा रहा हूँ, आंसर था 7। अगला था पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर at room temperature, answer is 7।
यही सवाल बहुत बार बन रहे हैं। कुछ सवाल वो बना देता हूँ जो अब तक नहीं बने हैं लेकिन बन सकते हैं। वो पहला हो सकता है पीएच ऑफ डिस्टिल्ड या फिर प्योर वाटर एट 0 डिग्री सी। आंसर होगा 7। पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट 100 डिग्री सी। आंसर होगा 7। टेम्परेचर पे पीएच का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाटर इज प्योर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मतलब मुझे एसिडिटी हो रही है, एक काम करता हूँ गर्म पानी पी लेता हूँ, ऐसे थोड़ी होगा। पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दे, हाँ प्योर है, जहां पर भी सीधा वाटर लिखा दिखेगा दैट मींस ओनली वाटर, दैट इज प्योर वाटर, ठीक है। यानी देखो, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मिनरल्स जो होगा सौरभ, वो प्योर या डिस्टिल्ड के अंदर कवर नहीं होंगे। प्योर का मतलब मात्र और सिर्फ H2O, कोई मिनरल नहीं, कोई कुछ नहीं। जो हम पानी पीते हैं बिस्लरी पे आपने लिखा देखा होगा, उस पे होता है विद एडेड मिनरल्स, बिकॉज सिर्फ पानी हम पियेंगे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी मिस हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं बिस्लरी वाले उसके अंदर मिनरल्स को ऐड कर देते हैं। इसी तरीके जो टैप वाटर होता है उसके अंदर भी मिनरल्स पहले से होते हैं, उसके अंदर सॉल्ट्स पहले से होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। अब वो अलग बात है कि आपके इलाके में पानी जो है गंदा अगर आ रहा होगा तो उस केस में आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डिस्टिल्ड का मतलब प्योर। मेरा बिजनेस नहीं है पानी का, मेरा बिजनेस है लेकिन पानी का बिजनेस नहीं है, किसी और चीज का बिजनेस है मेरा। आगे चले। बोरवेल वाला जो पानी होता है वो भी प्योर नहीं होता। प्योर वाटर तो बनाना पड़ता है लैब के अंदर, बिकॉज जो भी पानी हम जमीन में से निकालते हैं उसमें सॉल्ट्स वगैरह सब होते हैं। चलते हैं आगे। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूँ। जो पीएच स्केल डिजाइन करा गया है, पीएच स्केल की जो रेंज होती है, आरओ भी प्योर वाटर नहीं देता है, बिकॉज आरओ के अंदर भी फीचर होता है कि कुछ जो यूजफुल मिनरल्स होते हैं उन्हें छोड़ देता है, बिकॉज अगर बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर देगा तो हमारे लिए इतना काम का नहीं होगा। पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो आपका 0 से लेकर 14 तक चलता है। मेरा जो बिजनेस है, मतलब फैमिली बिजनेस आप उसे कह सकते हैं, वो स्टील के यूटेंसिल्स वगैरह का बिजनेस है। पीएच स्केल की जो रेंज है वो आपकी चलती है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखो इन्हें कैसी बातें करते हैं। ये जो बनाया गया है आप ध्यान रखेंगे, एसपी सोरेनसन के द्वारा बनाया गया है। पीएच मीटर एक चीज होती है, वो डिजाइन करा गया है बेकमैन के द्वारा। इट डिपेंड्स, रिच डिपेंड करता है पॉन्ड कहाँ पर है, कैसा है, मतलब इट एक्चुअली डिपेंड्स, मतलब जो उसके अंदर सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर वो एसिडिक सॉल्ट्स है तो मोर देन लेस देन 7 होगा, बेसिक सॉल्ट्स है तो आपका मोर देन 7 होगा। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। पीएच मीटर पीएच स्केल में फर्क क्या होता है। जनरली हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं आपको मैं लिक्विड दे देता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ एसिड मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। अभी जो एसिड भरा होता है हम इसे ड्रॉपर से निकालते हैं, शायद आपको पता होगा ये बात। एक ड्रॉपर आता है और ड्रॉपर से हम क्या करते हैं, इसे निकालते हैं, और ड्रॉपर से निकालने के बाद हम उसे एक तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकालकर एक पेपर जैसा होता है उसके ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 2-4 बूंदे गिरा दी। अब इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। उस कलर के हिसाब से क्या होता है, हमारे पास एक और इंडिकेटर होता है जिससे हम उसे मिलाते हैं कि अच्छा इसका कलर जो है अपना कुछ पर्पल हो गया है, और पर्पल जो आपका पर्पल कलर है इसका मतलब आपका जो है फॉर एग्जाम्पल ये वाली पीएच है, तो हमने इसे निकाल दिया। लेकिन ये सिरदर्दी वाला काम है, तो हम क्या करेंगे, थर्मामीटर जैसा होगा वो सीधा इसके अंदर डालेंगे और वो रीडिंग ऊपर लिख के दे देगा कि इसकी पीएच 3.6 है, खत्म। अभी जो पीएच का ये पेपर होता है, ये लिटमस पेपर जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर इस्तेमाल करा था लाइकिन का। ये लाइकिन क्या होता है इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। लाइकिन जो हमारा होता है वो एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है। ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। जब भी आपके घर में आप कभी आप आरओ वगैरह का टेस्ट कराएंगे तो वो आएगा और वो बताएगा, अरे भैया तुम तो अलग ही पानी पी रहे हो, कुछ पता नहीं तुम कैसे जी रहे हो। मतलब वो इतना आपको डरा देगा कि आप शाम को ही बुक कर दोगे कि अरे यार मेरा जीवन तो खतरे में है, जबकि आपकी फैमिली जो है कई साल से वो पानी पी रही है और आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। बट फिर भी अधिकतर केसेस में आजकल जो है आरओ वगैरह की नीड हो चुकी है, बिकॉज पानी जो है मतलब बहुत ज्यादा साफ तो नहीं आता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आरओ होना चाहिए। मतलब जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप गाँव के अंदर रहते हैं जहाँ साफ पानी है वहां तो चल जाएगा, बट इन जनरल आरओ की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज जो पानी है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो है। बोले काफी लोगों को जो पेट की दिक्कतें हैं और बॉडी की दिक्कतें हैं वो इस चक्कर में है क्योंकि वो पानी जो है साफ नहीं पीते। दिल्ली में तो भैया बहुत जरूरी है, दिल्ली की तो बात ही खैर हमारी अलग है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ नोट करा रहा हूँ पीएच के बारे में। पीएच ऑफ ब्लड 7.4, दैट इज ब्लड इज अ वीक बेस। पीएच ऑफ सलाइवा, इट डिपेंड्स, इट एक्चुअली डिपेंड्स। ये करीब 6.8 होती है, बट इट डिपेंड्स, मतलब बिफोर फूड, बिफोर आफ्टर फूड, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। बट जनरली जो किताबें हैं 6.8 कहती हैं। इट इज वेरी क्लोज टू 7। बिफोर मील अलग होगी, ड्यूरिंग मील अलग होगी, आफ्टर मील अलग होगी। हमारी बॉडी उस टाइप से सलाइवा प्रोड्यूस करती है, बट जनरली जो किताबें हैं इसे वेरी वीक एसिड कहती है। पानी का 7 होगा। HCl की आप बात करते हैं करीब 1.5 के आसपास होगा, 1.5 से लेकर आप 2.5 कह सकते हैं। NaOH आप कहेंगे
करीब ये आगे जाके आपका 14 के आसपास हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ये एक्चुअली डिपेंड करता है सौरभ हम खा क्या रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक आप बात को समझे हैं तो मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ। सेशन जो है बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है अपना। ओवरऑल बॉडी का पीएच हम ऐसे नहीं निकाल सकते बिकॉज बॉडी में मतलब इट डिपेंड्स वाला बात आएगी। जनरली बॉडी के अंदर जो मूविंग पार्ट होता है ब्लड होता है सिर्फ, एंड ब्लड जो है आपका बेसिक नेचर का होता है। दूसरी चीज बॉडी के अंदर आप बोन्स की अगर बात करते हैं तो बोन्स आपको पता होगा कैल्शियम फॉस्फोरस और प्रोटीन से बनी होती है। अगर आप नोटिस करते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों के दोनों मेटल्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका नेचर भी थोड़ा सा बेसिक की तरफ हो सकता है। बट अगेन ये कुछ ऐसी चीजें जो थ्योरेटिकली जज कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। बिकॉज वही बोन्स है जिनके पास आपको यूरिक एसिड भी देखने को मिल सकता है, वही मसल्स है जिनमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो सकता है। तो इट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम सिंपली जाकर ये नहीं कह सकते कि इसका पीएच कितना है। एक्वा रीजिया के बारे में आपको आगे चल के पूरा एक टॉपिक है, एक्वा रीजिया, एक्वा फोर्टिस, रॉयल वाटर, किंग वाटर, सब मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। लिटमस पेपर रेड ब्लू क्या होता है आपको आगे चल के मैं बता दूंगा। थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, बिना का कमेंट मुझे बढ़िया लगा है। चलो आगे चले। ऑस्मोसिस भी पढ़ा देंगे सर, मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है, ठीक है जी। और कुछ कोई कहना चाहता है तो मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक मैं कोल्ड कॉफी पी लेता हूँ थोड़ी सी। चले जी आगे। चलो यहां तक हम सारी बात समझ चुके हैं। एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टेस्ट देने को तैयार हो तो मैं टेस्ट ले लेता हूँ इस सेशन में आपका, और उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। बिकॉज इस सेशन में जो मेरा टारगेट आपको कवर कराने का था वो मैंने करा दिया है। बिकॉज इस सेशन में मैंने कुछ ओवरव्यू देना था आपको चीजों का, वो आपने बहुत अच्छे से कवर करा है। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे सर हमने अच्छे से कवर करा है। सर रुलाओगे क्या? नहीं दोस्त, अब मुझे बताएं यहाँ तक आप सब चीजें अच्छे से अगर समझ गए हैं तो एक छोटा सा आपका मैं टेस्ट ले लेता हूँ, फटाफट से आप आंसर देंगे कोशिश करेंगे। अगर आपके कमेंट सेक्शन हैंग हो रहा है, कमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में आप बिना आंसर दिए हल्का सा गुनगुना सकते हैं अपने आंसर को, तब तक भी जो है मेरे पास आपका आंसर आ जाएगा। चलो, पीएच मीटर किसने खोजा है, 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 पीएच मीटर खोजा गया है बैकमैन के द्वारा। पीएच स्केल जो है ये खोजा गया है, बनाया गया है एसपी सोरेनसन के द्वारा। चलो सबसे पहला सवाल मेरा जो आपसे रहेगा, भाई बिल्कुल सही आंसर देंगे, पहला कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे। पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने हैं। लिखूंगा नहीं, फटाफट से सवालों को डिस्कस करेंगे, फिर फ्री कर देंगे आपको 7। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो भी आंसर 18 दे रहे हैं सबके आंसर गलत है, आंसर इसका 4 होगा, एसपीडीएफ। यही कीवर्ड चलता है, कीवर्ड यही आएगा, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं दी जाती है। मोज़ले की पीरियोडिक टेबल किस चीज के ऊपर बेस्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नन ऑफ दीज। इनमें से ही बताना है, इनमें से ही बताना है, यही ऑप्शन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आंसर होगा बेटा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। जनरली ऐसे में नन ऑफ दीज नहीं देगा, कुछ और लिख देगा, एटॉमिक मास लिख देगा। तो यहाँ पर आपको अगर आपने प्रोटॉन्स बताया है तो आपका आंसर सही है। एटॉमिक नंबर भी अगर आप बता रहे थे तो भी आपका आंसर मैं सही मानूंगा। चौथे नंबर पे सवाल है कि पीएच मीटर किसने खोजा है। पीएच मीटर किसने खोजा, खोजा मतलब बनाया है एक्चुअली, बेकमैन ने, बिल्कुल सही। पांचवा सवाल रहेगा, इनमें से कौन ऐसा है जो कि एक एसिड है, ब्लड, बोन्स और सलाइवा, और आप कहेंगे सोप। सोप के बारे में आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, सोप एसिडिक नहीं होता, सोप एक बेसिक नेचर की चीज होती है, तो सलाइवा आंसर होगा इसका। अगले नंबर पे सवाल, छठा सवाल मेरा आपके सामने ये है कि इनमें से कौन सा एक आपका, ये एक्स है जिसके ऊपर 6-7 लिखा है, ये वाई है जिसके ऊपर 7-8 लिखा है, ये जेड है आपका जिसके ऊपर 8-9 लिखा है। ये किसके एग्जाम्पल है, आइसोटोप के, आइसोबार के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के, या फिर आइसोटोन के। मतलब 3 एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस आप देख पा रहे हैं। मुझे बताएं किसके एग्जांपल है, आइसोटोप, बार, इलेक्ट्रॉन। देखिए एक एक करके समझते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए था, नहीं है, हटा दो। एटॉमिक मास सेम होना चाहिए था, नहीं है, हटा दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा मैंने देखो जेड गलत दिया, सही कर रहे हैं, 9 कर देता हूँ, मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सही कर दिया, ठीक है। ये आपका आंसर होगा आइसोटोप। 7वां सवाल मेरा आपसे रहेगा, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम आर डैश ऑफ हाइड्रोजन। यही 4 ऑप्शन है। ये पेपर का बढ़िया सवाल रहेगा भाई। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इनमें से कौन सा, प्रोटियम ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरियम ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटियम ऑप्शन नंबर 3, प्रोटियम इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन दिस यूनिवर्स। मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप कौन सा होगा, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला आइसोटोप है आपका प्रोटियम। अगला सवाल और मैं बना रहा हूं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, डैश इज द हेवीएस्ट। आंसर है ऑल आर सेम, मतलब एक और ऑप्शन आपका है ऑल आर सेम।
राइटिंग पे ना जाएं, शब्दावली पे जाएं, ओरली क्वेश्चन को सुने एंड मेरे हिसाब से ऐसे ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ट्रीटियम आपका आंसर होगा। अगला सवाल मेरा रहेगा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल करा जाता है? क्या इस्तेमाल उसका होता है, ये आपको आगे चल के मैं पढ़ा दूंगा। ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करा जाता है। ट्रीटियम का इस्तेमाल तो उसको वाटर डेटिंग, वाइन डेटिंग में करा जाता है। जो ड्यूटेरियम होता है इसका इस्तेमाल करा जाता है हेवी वाटर के रूप में। शायद आपको ये बात याद होगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपसे पूछ लेते हैं। द पीएच ऑफ ब्लड इज 6.4, 7.4, 9.4, 2.4। 7.4। एक और सवाल पेश कर रहा हूं। द पीएच ऑफ ब्लड इज 1.2, 6.2, 7.2, 9.2। अब यहाँ तो 7.4 है ही नहीं, तो अपना लॉजिक पकड़ो और लॉजिक से आंसर होगा 7.2, बिकॉज अपने को स्लाइटली बेसिक देखना है। अब कई दिल जले होते हैं, उनका जो खून होगा हो सकता है 10 पीएच का हो, लेकिन हम उनकी बात यहाँ पे नहीं करते हैं। हम यहाँ पर आम आदमी की बात करते हैं, जैसे हम आप जैसे लोग हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यानी उनका पीएच, सॉरी 10 कह रहा हूँ, उनका पीएच तो 1 या 2 के बराबर होगा। वो तो एसिडिक हो चुके होंगे अब तक। आगे चलते हैं, अगला मेरा सवाल आपसे रहेगा। HCl इज अ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, याद रखेंगे। अगले नंबर मेरा सवाल रहेगा, सलाइवा इज वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? वीक एसिड होगा, मजबूरी में वीक एसिड की तरफ ही जाना होगा। भले ही अपने को पूरा ज्ञान है कि चेंज होता है, बट फिर भी अपने को ध्यान रखना है वीक एसिड के रूप में ही काउंट करा जाएगा। अगले नंबर पे मेरा सवाल रहेगा, चिले सॉल्ट पेट्रे इज एन ओर ऑफ क्या? सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, नियॉन। चिले सॉल्ट पेट्रे किसका ओर है? ये सोडियम का ओर है। अभी हमने इस बात को पढ़ा है। बोरैक्स के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल ऑब्वियसली, तो कार्बन आंसर हो ही नहीं सकता। सोडियम इसका आंसर आपका होगा। अगले नंबर पे सवाल मेरा रहेगा, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स कंस्टिट्यूट डैश ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं? पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं? जो चीज नहीं याद आई, कोई ऐसी दिक्कत की बात है, अपनी कॉपी में उसे नोट कर लेना, जाने से पहले मुझसे पूछ लेना। पीरियड नंबर 6 और 7 में 32 होते हैं, 32 होते हैं, याद रखिए। पहले वाले में 2, फिर 8 8, फिर 18 18, फिर 32 32। ऐसे आप लिख के देख लें, उंगली पे फटाफट गिन लें कि 2 8 8, 18 18, फिर 32 ही होगा। अगले नंबर में मेरा सवाल रहेगा, एलिमेंट नंबर 118 को किस सिंबल से डिनोट करा जाता है? एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी। इसे डिनोट करा जाता है आपका ओजी से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगले नंबर में सवाल मेरा रहेगा, सबसे पहले वाला जो आपका होता है एलिमेंट, उसे किससे हम डिनोट करते हैं? एच से, हा से, ही से, हा से, ही से। बताएं। इसे हम डिनोट करते हैं एच से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बेहतरीन। अगले नंबर पे मेरा जो सवाल आपसे रहेगा वो ये रहेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स आते हैं? 1, 2, 6, 18। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स आपके कंस्टिट्यूट होते हैं। इसी टाइप से जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें कितने ग्रुप आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे लगा के देखिए, बन जाएगा, विश्वास करें। अब यहाँ पर देखो, क्या वो बात फायदे में आई नहीं आई आपके भी? 2 और 1, 2 3 4 5 6 2, ये छोटी सी बात जो सिखाई गई थी, भले डायरेक्टली इसका कोई सिग्निफिकेंस था ही नहीं जीवन में, लेकिन फिर भी देखो इसने आपको 2 नंबर दिला दिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपसे पूछ लेते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन? आइसो बार हैव डैश इक्वल। आंसर होगा डी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैव डैश इक्वल। एटॉमिक मास इक्वल। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगले नंबर पे सवाल रहेगा, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 6 and 7। लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आर फाउंड इन डैश पीरियड? कौन से पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं? पहले में, पहले दूसरे में, तीसरे चौथे में, पांचवें छठे में या छठे सातवें में? आपका आंसर होगा आपका छठे सातवें में। छठे में लैंथेनाइट्स होते हैं और सातवें में एक्टिनाइट्स होते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता लग रहा, मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें। अगला सवाल, मुझे बताएं मजा आ रहा है आपको, सीखने को मिल रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सीखने को मिल रहा होगा। 2-4 सवाल बस मैं आपसे और पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। मुझे फटाफट से बताएं वो कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें कलर चेंज आपको देखने को जरूर मिलता है? एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, कलर चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट में, और डबल डिस्प्लेसमेंट में जो होता है आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। अगले नंबर पे सवाल रहेगा मेरा, एक रिएक्शन है जो कि मैं आपको कहता हूं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। This reaction of electrolysis या electrolysis of this is a kind of addition reaction, decomposition reaction, displacement reaction या double displacement reaction. Decomposition reaction because in the electrolysis of water, the molecule of water breaks into hydrogen and oxygen. अगले नंबर पे सवाल मेरा जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, हाइड्रोजन जो है वो कौन से टर्मिनल पे बनती है? एनायन, कैटायन, एनोड, कैथोड। अब ऑब्वियसली 2 ऑप्शन तो फर्जी है,
दो ऑप्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है बिकॉज इसमें H2O टूटता है बेटा, तो इलेक्ट्रोलिसिस डिस्प्लेसमेंट के अंदर नहीं आएगा, डिकम्पोजिशन में आएगा। कैथोड होगा एनायन कैटायन, तो फर्जी है। करेक्ट आंसर आपका एनायन और कैटायन, तो देखो अपने आप में वो होगा ना कि हाइड्रोजन के पास क्या चार्ज है, मैं पूछ रहा हूँ कौन से टर्मिनल पे जाके इकट्ठा होगा। हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाके इकट्ठा होगा, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, उसका कैथोड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आज का, मुझे बताएं लग रहा है कि काम बन पाएगा। देखिए अपने बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस। मैं आपको एक बार अगर शॉर्ट में बताऊं तो अपना हिस्ट्री का एक बैच चल रहा है, बायोलॉजी का एक बैच चल रहा है, एक जनरल साइंस का बैच चल रहा है, एक कंप्यूटर अवेयरनेस का बैच चल रहा है, एक इकोनॉमिक्स के 2 बैचेस चल रहे हैं, एक अपना मैथ्स की क्लास चल रही है, एक अपनी रीजनिंग की स्टार्ट होने वाली है, एक अपनी ज्योग्राफी चल रही है। अब आपके सामने है, इसके अलावा हमारी स्पेशल क्लास भी चलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कभी बार जैसे आपकी क्लासेस यहाँ पर ऐड नहीं हो पाती, वो क्यों नहीं ऐड हो पाती। ये सब आप ही के लिए मैं कोशिश देखो कर रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद समझदार हो कि जो इंसान इतने सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो चाहे तो मैथ्स को स्किप कर सकता है ना, बट मैंने आपको वादा करा था कि नहीं यार मैं मैथ्स आपकी तैयार कराऊंगा, तो बस कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि पूरी जान लगा दूं, है ना। तो बस कभी बार हो सकता है ये सेशन आपके थोड़े से लेट हो जाए, आगे पीछे हो जाए, अब इतना कॉपरेशन मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा बिकॉज आप ही के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी कोई भी चीज रुके, ये फटाफट से मैं आपके जितने भी बैचेस है, ये वाला बैच, 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 ये सब मैं पैक कर दूंगा, जिससे कि अपने पास गिने चुने बैचेस बचे और अपना सुकून से अपन लोग को पता हो कि हाँ ये 3 बैचेस हैं, 10 से 12, 1 से 3, 4 से 6, 6:30 वाली क्लास, बस बाकी मैं पूरे तरीके फ्री हूँ। ठीक है, बायोलॉजी में मैं कम से कम 2 से 3 क्लासेस में सोच रहा हूँ कम से कम ऐड कराने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, अपना ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करें एंड बाकी आपसे मिलते हैं 4 वाली क्लास में। हेवीएस्ट जो होगा वो ट्रिटियम होगा बिकॉज ट्रिटियम होता है 1h3, ट्यूटेरियम होता है 1h2, लेकिन हेवी वाटर जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर आप याद रखेंगे उसके अंदर 1h2 का इस्तेमाल होता है बिकॉज ये तो रेडियो एक्टिव होता है तो इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता है। इन दोनों में हेवियर ये होगा बट हेवी वाटर के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों अलग अलग सवाल बनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। रीजनिंग की क्लासेस कब से होंगी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बिकॉज 15 और 16 तारीख को मुझे थोड़ा सा अर्जेंट बेसिस पे बाहर जाना है एंड मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जहाँ तक कल आपको मैं इसके बारे में पूरा डिस्कशन करके बता दूंगा बिकॉज मैंने काफी सारी चीजें प्लान कर ली है एंड मैं कुछ छुट्टियां आपके लिए प्लान कर रहा हूँ इस महीने के एंड में, दैट इज जो आखिरी के 2 दिन होंगे, मैं कोशिश करूंगा उसमें प्लस क्लास एक भी ना रखूं, प्लस आपका जो इस महीने जितना भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सब 25-26 के आसपास सिखा दूं, जिससे कि आपके पास कम से कम 2-1 दिन आपको मिल जाए जिसमें आप अपना भी पढ़ सको। ठीक है, बाकी थोड़े हैवी ही चलेगा पेपर तक, बस अपनी जान लगा दे पूरी और जो होगा बाकी देखी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। मैं आपके डाउट्स देख रहा हूँ, जो जानना चाहे जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, नहीं उससे पहले करा दूंगा राखी, बिल्कुल बेफिक्र है, उससे पहले करा दूंगा। देखो एक बात बताओ रमन, आपको ना सच में इस बात पे खुश होना चाहिए क्योंकि इससे ये पता आपको लगता है कि जो सर है ना, ऐसा नहीं है कि सर ने रट रखी है चीजें, रटी हुई चीजें वो छापे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ऐसा अगर होता तो मैं क्या करता, पहले से लिखा हुआ ही आपको स्क्रीन पर दिखा देता। एक काम करता हूँ, कुछ बेसिक नोट्स रमन मैं इसके आपको खुद दे देता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको 6-7 पीडीएफ, छोटी छोटी पीडीएफ होंगी वो मैं आपको दे देता हूँ, आप उससे अपने पास नोट कर लेना। और उसके अलावा बहुत सारा डेटा मैं आपको नया भी सिखाऊंगा बिकॉज मैं चाह कर भी सब कुछ कॉपी पे लिख नहीं सकता हूँ, और वो डेटा आप अपने पास से ऐड कर लेना, जिससे कि 50% काम आपका बच जाएगा और 50% काम आपको करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपका रिएक्शन वाला टॉपिक है वो उसमें नहीं मिलेगा, वो नोट्स बना लिए, जो उसमें है वो नहीं लिखा, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, मैं काम कर लेता हूँ, वो जो नोट्स है आपके संडे का दिन जो आपका आ रहा है संडे को डाल देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल बेफिक्र है। ठीक है, या मैं जल्दी डाल दूंगा, चलो मैं आपको बताता हूँ कब तक, अगली क्लास में आपको बताता हूँ नोट्स आपके कब तक डल जाएंगे। चिंता ना करें, चिंता बिल्कुल ना करें, लेकिन विश्वास करिए मेरा, अगर आपको क्लास में समझ आ रहा है ना, पेपर में टिक हो जाएगा, देख लेना, बिकॉज इस लेवल का मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि पेपर में अपना काम जो है पूरे तरीके बन जाना चाहिए। फिर भी अपने नोट्स बनाएं, क्या नुकसान है, नोट्स बनाना ऑलवेज फायदेमंद होता है। मैं एक एक करके सभी का डाउट देख रहा हूँ, चिंता ना करें। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंदर इंडिया आगे देखिए, बारिश भी पहली बार देखी, कमाल हो गया रे। तो चले, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही है, चलो बहुत बढ़िया, लाजवाब। क्वेश्चन और आंसर का लैंग्वेज, आप चंद्रशेखर आप अगर इस सेशन की बात कर रहे हैं बेटा तो इसमें माफी चाहेंगे, मतलब मैं आपको लिखकर इंग्लिश में दूंगा, पढ़ाऊंगा हिंदी में। पेपर में अगर आप बात करें तो पेपर में आपके पास ऑप्शन होता है, ऊपर से आप चाहें तो सवाल को हिंदी इंग्लिश में बदल सकते हैं। राहुल वाधवा, आपका मैं डाउट ले रहा हूँ, आप क्या करें, प्रीवियस ईयर उठाएं, कोशिश करके 17, 18, 19 के सवाल आप करें एंड मेरे हिसाब से वही सवाल काफी रहेंगे अभी के लिए, बिकॉज मैक्सिमम देखिए उसमें से ही रिपीट आपका पूरा पोर्शन होगा और मेरे हिसाब से सबसे पहले आप उसे ही करें।
हाफ लाइफ का मतलब वो समय होता है कि जिसमें मेरा जो सामान मुझे मिला हुआ है, देखिए सामान नॉर्मली तो खत्म नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, एक ग्लास है, तो ये 10 साल बाद भी इतना ही रहेगा। लेकिन अगर ये रेडियो एक्टिव चीज़ है, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये खत्म होती रहेगी, है ना? खत्म होके कम होती जाएगी। तो मैंने माना अभी इसका वजन जो है 20 ग्राम है। अगर कुछ एक्स टाइम के बाद ये आधा रह गया, यानी 10 ग्राम रह गया 20 ग्राम से, तो उसका मतलब ये हो गया इसकी हाफ लाइफ जो हो गई, मान लेते हैं 3 दिन में 20 से 10 हो गया है, तो इसकी हाफ लाइफ जो हो गई 3 डेज़ हो गई। बिकॉज़ अब हर 3 दिन बाद क्या होगा, अपना आधा होता जाएगा। ये इसकी हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे फुल लाइफ वगैरह भी होता है, वो सब हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज़ उससे कुछ खास सवाल नहीं बनते हैं। अनु फोगट, एज़ फार एज़ एसएससी इज़ कंसर्न्ड, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और मास नंबर, तीनों बातें सिमिलर है। सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज़ थोड़ा-सा फ़र्क आता है, बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम ऐसे ही बन जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया शिनचैन भाई, बहुत बढ़िया। कोशिश है कि हर सेशन पहले से बेहतर बने आपका। डाउट एक खुलने वाला है, अभी देखिए किसका डाउट है। अनुषा, आपका डाउट है। हाँ, ये सवाल में मैं आपको देखिए छोटी-सी चीज़ ये कहूँगा, पहली बात तो थोड़ा-सा ये डिबेटेबल हो जाएगा, और दूसरी बात ये थोड़ा टेंस में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, जैसे हू हैज़ स्टार है तो हू लॉन्च्ड भी आ सकता था। दूसरी बात, ये आंसर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आंसर सही है, व्हाई? बिकॉज़ मान लेते हैं इस समय निर्मला सीतारमण जी कुछ भी काम करती हैं, तो भले ही ये फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन नाम जो होगा नरेंद्र मोदी जी का ही होगा, बिकॉज़ ही इज़ द अल्टीमेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसी वजह से जो नरसिम्हा राव जी हैं, ये सही आंसर होगा। भले ही मनमोहन सिंह जी ने उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा था। तो ये कायदे से क्या होना चाहिए कि दोनों नाम वैसे ऑप्शन में नहीं आने चाहिए थे, और दोनों नाम आने से डेफिनेट बेसिस पे चांसेस बनते हैं, पेपर में बोनस भी जा सकता है। बट अगेन, जो ऑप्शन है, अगर सही आंसर आप इनमें से चुनेंगे तो आंसर आपका सही मार्क कर रखा है। फिर भी मतलब ऑप्शंस की फ्रेमिंग अगर बेटर होती, इसकी जगह कुछ और डाल देते तो थोड़ा अच्छा रहता। पीएम, बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं ना पीएम की कैबिनेट है, जैसे मोदी सरकार, हम इस समय जब बोलते हैं तो मोदी सरकार ऐसे बोलते हैं, इस टाइप से। जो जानना चाहे जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। एक और डाउट आपका, इसका ये थोड़ा डिबेटेबल हो चुका है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं। आपको एक सजेशन रहेगा, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, एंड उसमें आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका सही आंसर होगा। ये मेरी तरफ से आप एक छोटा-सा सर्च कर सकते हैं, आपको उसके अंदर आंसर मिल जाएगा। एक सैटिस्फैक्शन भी आपको उसमें होगा। मैं आपको, वैभव गुप्ता, आपका मैं मैसेज डाउट ले रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर कोई सी भी किताब उठा सकते हैं, सारी किताबें एक जैसी हैं, और उनसे आप प्रैक्टिस टॉपिक वाइज़ या फिर सेट वाइज़ कर सकते हैं। मुझे बताएँ अंशुल, आपका मैसेज क्या मैं स्क्रीन पे खोलूँ? थोड़ा छोटा दिख रहा है, मुझे पढ़ने के लिए इसे स्क्रीन पे खोलना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अदिति, आपका डाउट ले रहा हूँ। एलिमेंट हो गई एक चीज़, अगर मैं मान लेते हैं, बात करता हूँ इस टाइप से, एक मुझे कोई चीज़ देखने को मिलती है। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लेते हैं कि ये है जैसे, अब आप कहोगे सर क्या-क्या रखा हुआ है अपने पास? मान लेते हैं इस समय अगर आप सेशन में, जैसे मैं आपको फेविक्विक दिखाता हूँ, ठीक है? अब फेविक्विक का ये जो मटेरियल हो गया, डेफिनिटली किसी चीज़ से बना होगा। मान लेते हैं किसी एक सिंगल चीज़ से बना है, वैसे तो एक कंपाउंड होगा जिसमें बहुत कुछ आपको मिक्स करके दिखेगा। मान लेते हैं आयरन का बना, सिर्फ आयरन का बना हुआ है, ठीक है? या चलो ऐसा करते हैं, इसे ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक स्पून है, और स्पून को मैं अगर आपसे मान लेते हैं स्पून की बात करता हूँ, स्पून एक सिंगल चीज़ से बना होगा। यहाँ पे भी भले ही वो स्टील हो गया, लेकिन एक सिंगल चीज़ से बना हुआ होगा वो। अब इसे एज़ अ होल अगर मैं देखूँगा तो कहूँगा एक एलिमेंट है जो कि आयरन है। लेकिन अगर इसे ज़ूम करते-करते एक सिंगल बॉल तक पहुँच जाऊँगा तो इसे मैं एटम बोलूँगा। अब अगर एटम बोलूँगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, और अगर मैं देखूँगा कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा चुका है या आ चुका है, तो मैं इसी बॉल को आयन बोलूँगा। यानी आयन और एटम जो हम बोलते हैं, वो एक सिंगल पार्टिकल के रूप में बोलते हैं। एज़ अ होल जब उस पूरे सामान को बोलना होता है, तब हम उसे बोलते हैं एक एलिमेंट। जैसे मिठाई एक एलिमेंट हो गया, मिठाई के अंदर जो लड्डू हो गया वो एक एटम हो गया, और लड्डू का जो, अगर मान लेते हैं काजू कोई पहले से खा चुका है और आपको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ कभी काजू था जो कि मेरे छोटे भाई ने खा लिया है, तो ये जो लड्डू होगा, ये आपका क्या होगा, एक आयन बन चुका है, बिकॉज़ इसका काजू जो है वो जा चुका है भाई के पेट में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ चुके हैं। जो जानना चाहे जा सकता है। एक-एक करके सभी के डाउट्स मैं ले रहा हूँ। देखिए, एक सजेशन रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक छोटा-सा कैच है, वो ये है कि जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं है, तब तक मैं मॉक लगा के क्या ही कर लूँगा, है ना? तो सिलेबस पे फोकस करें। एक काम आप कर सकते हैं कि अभी के लिए आप ये वाला महीना
जैसे आप सीजीएल देने जा रहे हैं ना, तो सीजीएल में भी टाइम है। अगर हम एंड में स्पीड में पढ़ेंगे तो भी काम बन जाएगा। फेब में कोई मॉक ना लगाएं, सारे मॉक्स को छोड़ दें, लेकिन फेब में टारगेट रखें कि आपको कुछ सिलेबस, कुछ पोर्शन ऑफ द सिलेबस पैक करना है। ये टारगेट अपना बनाएं और उसके बाद मार्च अप्रैल में मॉक्स लगाएं। हम आपके मॉक्स लगवाएंगे, चिंता ना करें। और सबसे पहले सिलेबस पूरा करें, बिकॉज जब तक मुझे यही नहीं पता कि अलाउद्दीन खिलजी कौन है, मैं 1000 सवाल भी कर लूँ, मेरे लिए वो यूजलेस होगा। तो सबसे पहले थ्योरी पूरी करें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास है, कोशिश करें, पुश करें खुद को। दिन में 6-8 घंटे ना पढ़े, 16-18 पढ़ने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ पॉसिबल नहीं है, कोशिश तो करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। 16 करके 12 तो करोगे ना, कुछ तो निकलेगा, निकालो। 2-4 महीने की बात है, शरीर में दर्द होता है, होने दो। अब मैं आपको सच वाली बात बताऊँ, मेरी इस समय जो गर्दन है इधर नहीं मुड़ रही, इससे ज़्यादा मुड़ ही नहीं पा रही है। पता नहीं मैं किस तरीके से सो गया हूँ 2 दिन से, मतलब बस समझ रहे हो, उधर कोल्ड हो रहा है, उधर गर्दन जा रही है। तो इसका ये थोड़ी मतलब हो कि मैं सेशंस ही नहीं लूँगा। आप इस सेशन को लगाना एक ड्यूटी मान लो, जैसे मैंने इसे अपना ड्यूटी माना, एक ज़िम्मेदारी है कि भई मुझे आपका सिलेक्शन कराना है। अगर गर्दन में दर्द है तो क्या हो गया? ऐसे ही आप भी मानें, पुश करें। 1, 2, 4 महीने की मेहनत है, जीवन सफल हो जाएगा आपका। आपके मोहल्ले वालों को बात करने का एक टॉपिक मिल जाएगा, वो आपको पता ही है क्या बात करेंगे वो। अरे! इसका कैसे हो गया? और किसी का सही था, इसका कैसे हो गया? वो फीलिंग ही बढ़िया होगी। ये फीलिंग आपको मिलनी चाहिए। बताओ, ये बहुत महँगा हो गया अभी। नॉन डस्ट जो है ₹3 का है, बिल्कुल सही फ़ोटो आ गई है मेरे पास। फिर राइटिंग भी आपकी काफ़ी बढ़िया है। जो जाना चाहे जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका डाउट मैं ले रहा हूँ। आस्था 70% बाइकार्बोनेट्स के रूप में जाता है, 23% हीमोग्लोबिन लेके जाती है। इसमें आप काट के इसे हीमोग्लोबिन लिख सकते हैं इसकी जगह। कबीर, आपका डाउट नहीं है मेरे पास, आप मुझे जो है कुछ अगले सेशन में या तो भेज सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया पूजा। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ बीच में आपसे बात करता रहूँ अच्छे से, जिससे कि आपको प्रेशर फ़ील ना हो। चलो, आप सभी से मिलते हैं अगले सेशन में 4 से 6। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। अच्छे से अपनी तैयारी करें। 4 टू 6 आपकी क्लास है, 6:30 बजे आपकी केमिस्ट्री का ही आपका स्पेशल क्लास है, और रात के 10 से 12 बजे आपकी मैथ्स की एवरेज की क्लास रहेगी। यानी ये मैथ्स है आपका, ये स्पेशल केमिस्ट्री है, और ये आपका है इस समय ज्योग्राफी, आई सपोज़ एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय।